का फ्रैक्चर होता है उसको जनरली। ऑन एन एवरेज इसको हमें लगता है करीबन 4 to 6 वीक्स ठीक होने में। और अगर हम लोअर लिम्ब की बात करें तो इसमें हम 3 मंथ्स काउंट करते हैं। हम ये मानते हैं कि इसकी हड्डी ने अगर जुड़ना है तो 3 मंथ्स तक 99% केसेस में जुड़ जाएगी। तो लोअर लिम्ब का आप 3 वीक्स मान के चलते हैं, अपर लिम्ब का हम मान के चलते हैं 4 to 6 वीक्स, और यहाँ तक हम ये हमारी फिंगर्स के बोन्स का या हैंड की मेटाकार्पल्स का माने तो ये 2 to 3 वीक्स इन ए नॉर्मल अडल्ट, हेल्दी अडल्ट। तो गाइस आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव अरोड़ा, हु इज अ हाईली क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हमने डॉक्टर के साथ मिलकर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन की जिनसे या तो हम खुद या हमारा कोई नजदीकी कभी ना कभी जरूर गुजर चुका है। अब चाहे वो बैक पेन्स हो, चाहे नी पेन्स हो, चाहे नेक पेन्स हो, और हमें डॉक्टर ने इन सब पेन्स के आज ऐसे कुछ सॉल्यूशंस बताए जो हमारी लाइफ चॉइसेस, हमारा लाइफ का पर्सपेक्टिव बदलने की पावर रखते हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर संजीव से और जानते हैं मेडिकल दुनिया के राज। तो सर, आप इतने एक्सपीरियंस्ड सर्जन हैं, आपको 17 साल हो गए जैसे आपने बताया। सर कोई ऐसी कोई फनी कह लो या कह लो बहुत आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी हो कि जो आप ऑडियंस को आपको लगे कि हाँ ये बताने लायक है, बहुत इंटरेस्टिंग है अपनी सर्जरी के प्रैक्टिस में, ऐसी कोई स्टोरी सर आप शेयर करो। बहुत सारे पेशेंट्स के मेरे को फ़ोन आता है। शुरू में मैं क्या करता था ना, एक्चुअली आप आई यूज टू गिव माई नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर टू ईच एंड एवरी पर्सन, ताकि उसको कभी भी दिक्कत हो तो मेरे को कॉल कर सकें। फ़नी तो छोटी छोटी बातें ऐसी होती रहती हैं कि रात के 11 बजे पेशेंट हमें फ़ोन करेगा और पूछेगा, सर वो जो कल मेरी जॉइंट रिप्लेसमेंट हुई थी, क्या मैं कौन सा फल अभी खा सकता हूँ? कौन सा फल अभी खा सकता हूँ? अच्छा। एंड समटाइम दे विल से कि मेरे को जी एक बार जब मैं शुरू में एमडी करी थी, रात के मुझे 12 बजे फ़ोन आया था 3 दिन की सर्जरी के बाद, सर मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने पूछा क्या हुआ? सर मेरे को ना 3 दिन से लूज स्टूल नहीं आई, आई हैव नॉट पास्ड मोशन। तो अब रात के 12 बजे मैं उसको कैसे बताऊं कि कॉन्स्टिपेशन है? तो भाई क्या, स्टूल्स तो देखो सुबह ही पास करनी होती है ना। तो मैंने उसको पेशेंटली, खैर मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, आपने खाया क्या है? कहते नहीं हमने खाया नहीं था, ताकि मेरे को स्टूल्स तक, बाथरूम तक ना जाना पड़े। तो फिर जब उसने खाया ही नहीं है सर, वो जाएगा कैसे? तो एक बार तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था ना, आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ। मैं उसको बोला कि कोई बात नहीं, कुछ खाइए फिर अब जाइएगा। एंड वन लिटिल सरप्राइजिंग, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, जिसको बाद में मैंने ऑपरेट भी किया, वो फार्मासिस्ट था। संडे की बात है, संडे को क्या होता है कि देखिए हम थोड़ा रिलैक्स्ड होते हैं, घर पे बैठे होते हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं या आइडल मूड में बैठे हैं। मैंने 11-12 बजे उसको फ़ोन किया संडे को, फ्यू ईयर्स बैक, कि भाई क्या कर रहे हो? कहता है जी बिल्कुल फ्री हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं कहा टीवी टूवी देख ले भाई, या बच्चों के साथ खेल ले। कहता है जो सब लोग हैं वो गए हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, ठीक है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा चलो बुक पढ़ ले, कुछ भी कर ले। आई डोंट नो उसको क्या हुआ। करीबन 3 घंटे में मुझे उसकी वाइफ का फ़ोन आया, डॉक्टर साहब इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब जो बंदा 3 घंटे पहले मेरे को बोल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, बोर हो रहा हूँ। मैंने कहा क्या हुआ जी, कहीं इनका कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं रोड पे गए थे? नहीं जी, कहते ये कह रहे थे, मैं कहती बाहर गई थी, ये बैठे बैठे कहती छत की तरफ देखा, पंखे पे मैल जमी हुई थी, तो इन्होंने क्या किया कि मैं बेला बैठा हूँ क्या करूँ, इन्होंने क्या किया, बेड के ऊपर कुर्सी लगाई, पंखा साफ करना शुरू किया, गिर गए और इनका हिप टूट गया, हिप फ्रैक्चर। पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि भाई 3 घंटे पहले तेरे को बोला था टीवी पढ़ ले, और तेरे को एक ही काम मिला था, तू पंखा साफ करना शुरू कर दे। फिर मैंने उसको बोला कि भाई पंखा रिप्लेस हो सकता था, नया आ सकता था, हिप नया कहाँ से आएगा? एंड वेरी नेक्स्ट डे फिर उसका हिप रिप्लेसमेंट किया गया। मुझे लगता है कि हिप रिप्लेस करने से बेहतर है पंखे 2-4 और करना। अब चैलेंजिंग स्टोरी आपकी अभी तक की करियर में सबसे चैलेंजिंग सर्जरी जो आपने परफॉर्म की? या बहुत सारी सर्जरीज करी हैं। कुछ सर्जरीज मैंने तब करी हैं जब मैंने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी। मे बी मैं अब ना करता वो, क्योंकि जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलते हैं ना, तो आप में कुछ करने का मादा ज़्यादा होता है, आपको उसके जो साइड इफेक्ट्स, डेंजर्स, कॉम्प्लिकेशंस तब नहीं पता होती।
तो 2-3 ऐसी सर्जरीज हैं। एक सर्जरी तो मैं कोट करना चाहूँगा, जब मैंने अपनी 2006 में पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए, तो मेरे पास एक 15 साल के आई वाज पोस्टेड एट CHC, विलेज का जो हॉस्पिटल होता है, ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे हम ऑपरेशन थिएटर बड़ी मुश्किल से चलाते थे, जहाँ पे मुझे एक्सरे भी खुद करना पड़ता था क्योंकि वहाँ पे तो रेडियोग्राफर था ही नहीं। तो एक 15 साल की लड़की मेरे पास लाई थी, उसके हिप में थोड़ा सा ट्यूमर था, सम बोन सिस्ट, वो गिर गई थी। जो बोन ट्यूमर या बोन सिस्ट होता है ना, उसकी वजह से हमारी हड्डी वीक हो जाती है, तो उसका फ्रैक्चर हो गया। तब उनको लगा, ये होशियारपुर के पास की बात है, शाम 84 गाँव था, तो मेरे पास लेके आया कि डॉक्टर साहब, हमें पता चला यहाँ पे डॉक्टर साहब आए हैं नए हड्डियों के, इसका इलाज कीजिए। मैं भी नया नया था, लोगों को भी क्रेज़ था, तो उसकी जब मैंने सर्जरी करने की सोची तो मैंने लिटरेचर रिव्यू किया, तो उसमें जब आपका हिप का फ्रैक्चर होता है तो आपको साथ में ग्राफ्ट डालना पड़ता है, और तो 14-15 साल का बच्चा होता है ना, उसमें आप हड्डी का ग्राफ्ट उससे लेके नहीं कर सकते, वो ग्राफ्ट उसकी मदर से लेके करना पड़ता है। एंड सेकेंडली मेरे पास था वहाँ पे, आजकल क्या है ना, हम जो भी सर्जरी करते हैं हमारे पास CRM इमेज इंटेंसीफायर होता है, जो कि आपको, आपने कुछ किया, आप उस इमेज उसका देख सकते हैं इमीडिएटली कि आपका जो स्क्रू है या प्लेट है या रॉड है, आप क्या उसको ठीक कर रहे हो, नहीं तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जो मैंने फर्स्ट सर्जरी विदाउट CRM इमेज इंटेंसीफायर एक ऐसे सेटअप में करी, एक तो मैं उसको इफ़ नॉट वेरी कम्प्लेक्स, फॉर मी मेंटली चैलेंजिंग, मैं उसको जरूर बोलूँगा, क्योंकि मेरे को उसके रिजल्ट का बड़ी फिक्र थी। मैंने उसमें रॉड इंसर्ट करी, ब्लाइंडली करी थी, अब मैं नहीं करना चाहूँगा उस वक्त, बट मेरा रिजल्ट इतना अच्छा आया कि अबाउट 1.5 मंथ के बाद ही वो पेशेंट जब मेरे पास आया, चल के आया, पहले दिन लाया गया था, ट्राली पे लाया गया था, और 1.5 महीने के बाद वो 15 साल की लड़की चल के आई, तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी। नाउ कमिंग टू एन एक्चुअली कम्प्लेक्स सर्जरी। अभी अबाउट 1 year बैक आई वॉज पोस्टेड इन दिस पटियाला हॉस्पिटल, माता शैला हॉस्पिटल। तो हमारे पास एक ऐसी पेशेंट आई थी जिसको करीबन 8 से 10 साल हो गए थे, उसकी आर्म में फ्रैक्चर हो गया था, 4 सर्जरी उसकी पहले हो चुकी थी, और उसकी बोन यूनाइट नहीं हो रही थी। हमारी प्रैक्टिस में ना एक मोटा फंडा है कि आप 1-2 बार ऑपरेट किया हुआ केस नहीं लेते हो, क्योंकि उसमें रिजल्ट्स नहीं आते हैं। ऑलरेडी हड्डी की जो वेस्कुलैरिटी है, ब्लड सप्लाई है, ख़त्म हो चुकी होती है, इन्फेक्शन होने का चांस होता है, और क्योंकि कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा है तो आपका नाम खराब होने का चांस ज़्यादा होता है बेसिकली। तो जब हमारे पास आए, ऐसी सर्जरी हम सिविल हॉस्पिटल में नहीं करते हैं, ऐसी सर्जरी जो है मेडिकल कॉलेज लेवल पे ही करी जाती है। पर जब वो किसी के थ्रू आए, बड़े विश्वास से आए, तो इट वॉज 5th सर्जरी, उसकी 5वीं सर्जरी थी। वो सर्जरी करीबन 4 से 5 घंटे चली थी। हमने उसकी यहाँ से, हमारी लेग में ना 2 हड्डियाँ होती हैं, एक टिबिया बड़ी हड्डी और एक फिबुला। हमने यहाँ से नीचे से निकाल, क्योंकि फिबुला की हड्डी गैप भरने को गैप पड़ गया था, वो डाली थी। साथ में हमने उसकी ग्राफ्ट, आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्ट भी डाला था। साथ में हमने उसकी एंटीबायोटिक सीमेंट होता है कि इन्फेक्शन ना हो, एक सीमेंट में एंटीबायोटिक डाल के रख देते हैं, वो किया था। एंड द मेजर चैलेंज जो इसमें रहता है कि आप कोई बिना डैमेज किए हुए, किसी नर्व या वेसल को बिना डैमेज किए हुए बाहर आ जाओ। पहला चैलेंज तो यह था कि आप सक्सेसफुली उसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये वाली सर्जरी जो होती है वो जनरल एनेस्थीसिया में करी जाती है, और लंबा टाइम जनरल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते। तो फर्स्ट मुझे सेटिस्फेक्शन हुई जब मैंने उसको कर लिया था। एंड आफ्टर 3 months जब वो पेशेंट यूनियन के साथ आया, विच वाज टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए भी ये रिजल्ट एक चमत्कार से कम नहीं था। तो उसको मैं अपनी 5th सर्जरी ऑफ दैट पेशेंट, आई वुड लव टू रिकॉल दैट। जो सर स्पाइन सर्जरी होती है, वो ना काफी मिसकंसेप्शन है जनरल पब्लिक में, भाई वो सक्सेसफुल नहीं रहती, या फिर चांसेस कम है भाई वो सक्सेसफुल हो। उसके बारे में सर क्या कहना? या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इन फैक्ट दो आई एम नॉट अ स्पाइन सर्जन, बट दिस एरिया ऑफ माय इंटरेस्ट। सी देखिए, मैं मालवा बेल्ट से बिलोंग करता हूँ, इधर बनाला साइड से हूँ। हमारी इस एरिया में ना लो बैक के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा है। ओवर द ईयर्स मैंने मोर देन 50,000 पेशेंट्स जो बैक के देखे हैं। उसमें मैं एक आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि जो स्पाइन सर्जरी है अबाउट पिछले 40 to 50 ईयर्स में ज़्यादा इवॉल्व हुई है। टू बी ऑनेस्ट पिछले 20 ईयर्स में ज़्यादा इवॉल्व हुई है। जब हम MS कर रहे थे तब जो स्पाइन की सर्जरी करते थे तो देयर वाज बिगर इंसिजन्स, देयर आर बिगर ब्लड लॉस, एंड जो पेशेंट की जो रिजल्ट रेट था, क्योंकि सर्जन्स भी उतने ट्रेन नहीं थे, तो लेस देन 50% पेशेंट्स को जो
सेटिस्फैक्ट्री हीलिंग होती थी, और जो पेशेंट का स्टे होता था एट हॉस्पिटल और एट बेड वो काफ़ी लंबा होता था। समय के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो स्पाइन सर्जरीज आ गई हैं वो की होल सर्जरीज आ गई हैं। की होल सर्जरी का मायना है कि आप एमआरआई करके वो डिफेक्ट देख लेते हैं, जो डिस्क कहाँ पे पड़ी है, तो आप इमेज इंटेंसीफायर के जरिए उस पर्टिकुलर डिस्क पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। इनफैक्ट मैंने 1-2 लाइव डेमोस्ट्रेशन देखी हैं जिसमें वो ये क्लेम करते हैं कि आपको फुल एनेस्थीसिया देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर सिंगल डिस्क है, एक ही जगह पे सर्जरी करनी है, तो आपको लोकल एनेस्थीसिया कि वहीं पे शून्य किया गया और 1 घंटे बाद पेशेंट चलता फिरता घर चला गया। हाँ, यहाँ तक रिजल्ट्स की बात है, इसमें ये है कि पेशेंट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। स्पाइन सर्जरी के केसेस में क्या होता है ना कि पेशेंट माइंड बनाते बनाते बहुत समय लगा देता है, तो उसमें अगर आपके मल्टीपल लेवल्स यानी कि मल्टीपल वर्टिब्रेज या मल्टीपल डिस्क लेवल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो टू बी ऑनेस्ट रिजल्ट्स उतने वो नहीं है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है। दूसरी बात, एक हम सर्जरी क्यों करवाते हैं? सर्जरी हम कहते हैं कि भाई मेरे को बैक पेन हो रहा है, या पेन मेरी लेग में जा रहा है, या मेरे को वीकनेस हो रही है। तो बैक पेन तो सर्जरी के बाद होना काफ़ी इट्स क्वाइट ए कॉमन, इसको हम फेल्ड बैक पेन सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो पेशेंट की जो होती है ना वो चाहता है कि मेरे को मेरी सर्जरी होगी या मैं फिट एंड फाइन हो जाऊं, मैं बैक पेन से कंप्लीटली रिलीफ कर जाऊं। तो बैक पेन से रिलीफ नहीं मिलेगा। हाँ, एक मैं मैसेज देना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से, स्पाइन की सर्जरी हमें कब चाहिए? देखिए, ऑल ट्रॉमा केसेस, एक्सीडेंटल केसेस जहाँ पे आपके वर्टिब्राए इतने दब गए हैं कि वो आपकी नर्व्स के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, वहाँ पे सर्जरी चाहिए। अदरवाइज विदाउट ट्रॉमा हमारी जो स्पाइन सर्जरी है वो इलेक्टिव है। उसमें 2 चीज़ें हम देखते हैं। पहली चीज़, क्या मेरे को इतना ज़्यादा पेन रह रहा है कि वो मेरी लेग में भी जा रहा है, मेरे को लगातार कई सालों से पेन किलर्स खाने पड़ रहे हैं और मेरी लेग नंब होती जा रही है। दूसरा पॉइंट जो हमें देखना है कि क्या मेरी लेग कमज़ोर तो नहीं होती जा रही, वीकनेस तो नहीं होती जा रही, क्या मैं चलते चलते गिर तो नहीं जाता, या मेरा बैलेंस तो नहीं बिगड़ जाता, या मेरी पावर, सिंपल मूवमेंट्स हम देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं दोनों फीट को। और थर्डली हमें ये देखना है कि क्या हमारे यूरिनरी या स्टूल पे हमारा कंट्रोल है। तो ये रेड फ्लैग साइन हम इनको बोलते हैं। ऐसे केसेस जहाँ पे आपकी वीकनेस बहुत लेग में होती जा रही है, बहुत ज़्यादा नंबनेस होती जा रही, या आपका जेनिटो यूरिनरी कंट्रोल जा रहा है, उनमें सर्जरी अनिवार्य है। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज वेट फॉर द सर्जरी। तो सर, जो सर्जरी लाइक एफिकेसी सर्जरी की अच्छी है, लाइक प्रॉब्लम क्या है, कई डॉक्टर्स ना रिकमेंड करते हैं जानबूझकर सर्जरी की ही आपको जरूरत पड़ेगी, तो इन कई केसेस में हो सकता है कि वो क्योर हो जाए आपने जो इन सिम्टम्स के बावजूद भी। वेल, यस, आई विल आंसर दैट। सी, देखिए ऐसे है, हम स्पाइन की बात करेंगे, ऐसे पर्टिकुलरली हम स्पाइन पे ले लेते हैं इस बात को। स्पाइन में क्या है सर कि स्पाइन सर्जरी कौन करता है? स्पाइन सर्जरी एक तो न्यूरोसर्जन्स करती हैं, जो MCH न्यूरोसर्जरी होते हैं। सेकेंडली वो लोग करते हैं जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, पर उन्होंने स्पाइन की सर्जरी में कोई फेलोशिप्स या पर्टिकुलर ट्रेनिंग ले रखी है। दे हैव बीन टू सर्टन सेंटर्स की जहाँ पे स्पाइन की सर्जरी ही कॉमनली होती है, विच आर डेडिकेटेड सेंटर्स टू स्पाइन सर्जरी। तो ऐसे केसेस में अगर आपका सर्जन, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, आपका सर्जन एक्सपीरियंस्ड है तो रिजल्ट काफ़ी, और आप उस डेडिकेटेड सेंटर में करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। देखिए, हमारी जो साइंस है ना वो 100% एग्जैक्ट साइंस नहीं है। एलोपैथी गारंटी नहीं देती, क्योंकि हमारी बॉडी है भगवान की बनाई चीज़ है, हम सिर्फ परसेंटेज देख सकते हैं केसेस की। तो अगर आप किसी डेडिकेटेड सेंटर से करवाते हैं, एक्सपीरियंस सर्जन से कराते हैं, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, उसकी इंडिकेशन जैसे मैंने बताया है। दूसरी बात यह है कि टाइमिंग ऑफ सर्जरी क्या है। कई बार क्या होता है कि आपको सिम्टम बहुत देर से आ रहे हैं, आप सर्जरी लेट कराने जा रहे हो। थर्डली, एक और जो अभी हमारे यहाँ पे भी है नहीं इंडिया में, सर्जरी के बाद भी रिहेबिलिटेशन करना वो बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट उसके बाद उसको कोई कमांड्स दी गई हैं उनको फॉलो नहीं करता है तो फिर सर्जरी नहीं से। तो इसमें कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। हाँ, ये है कि अगर बिना प्लान के एकदम से कर ली गई जाती है, सम वेस्टेड इंटरेस्ट, या पेशेंट जल्दी पड़ जाता है कि मेरी सर्जरी, कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि मेरे को तो ठीक होना है, मेरी सर्जरी करो, और ये
चीज़ें बड़े शहरों में क्वाइट कॉमन है। यहाँ पे आपके पास इंश्योरेंस है कि इंश्योरेंस में सर्जरी हो जाएगी, कर दो जी, उनमें फिर नहीं रिजल्ट आता। तो पेशेंट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर, अगर आप ऐसी कोई हमें 4-5 चीजें बताओ जो जनरल लाइफ में लोग करते हैं जाने अनजाने में, जो उनकी बोन हेल्थ को बिगाड़ता है। हो सकता है वो कोई सर्टन फूड आइटम्स हो गलत, हो सकता है हम स्लीपिंग पोजीशन हो गलत, ऐसी कोई 4-5 आप केसेस बताइए जो हम गलत करते हैं। बिल्कुल, देखिए फूड के बारे में आप बाद में बात करेंगे, क्योंकि फूड के बारे में बहुत लोग आपको बता देंगे। मैंने अपनी खुद की प्रैक्टिस से सीखा है। मैं क्या ट्राई करता हूँ ना, मैं सिर्फ पेशेंट से ही नहीं सीखता, जहाँ बताता, समटाइम जब मेरे को खुद को ऑर्थो प्रॉब्लम होती है तो आई ट्राई टू लर्न बोथ एज एन डॉक्टर एंड ए पेशेंट। अब देखिए ऐसे है सर, जनरली मेरे पास आजकल कौन से पेशेंट आते हैं, नेक यंग पेशेंट आते हैं, नेक पेन है जी, गर्दन दुख रही है जी। अबाउट 40-50 एज के पेशेंट आते हैं जी, बैक दुख रही है या गोडे दुख रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा पहला तो कारण ये है कि हमारा इंडोर रहना। हम क्या करते हैं, मोबाइल है, मैं भी करता हूँ, सारा समय ऐसे देखते रहते हैं। हमारा जो पोस्चर है वो इतना झुका हुआ पोस्चर हो गया है कि हम कभी नेक को स्ट्रेट ही नहीं करते। अब चक्कर क्या है कि आपने कभी मसल्स के लिए नेक की एक्सरसाइज तो कभी करी नहीं, जो नेक स्ट्रेंथनिंग के लिए हम जैसे श्रगिंग करते हैं या नेक मूवमेंट्स करते हैं वो तो कभी करी नहीं है। आपने अनअकस्टमर्ड इसको देखते रहे हैं। मैं आपको मोटा सा एक फार्मूला देता हूँ। नेक पेन का पेशेंट आता है तो उसमें 4-5 कॉजेस होते हैं। सबसे पहले उसने नींद पूरी नहीं करी होती, सेकंड उसकी एग्जर्शन हुई होती है, थर्ड इज उसने कोई फ्राइड फूड या कोई एसिडिटी वाला, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से निकाली है, फ्राइड फूड खाया होता है, एंड फोर्थ इज उसने अनअकस्टमर्ड एक्टिविटी करी होती है। तो ऐसे केसेस में नेक पेन होना क्वाइट कॉमन है। जैसे हम अपना लैपटॉप रखते हैं, वी ऑलवेज डू लाइक दिस। मैं अपने पेशेंट को कहता हूँ नहीं, अपना टेबल ऊंचा कर लो जी। मैं अपने खुद की एग्जांपल देता हूँ। मेरे को भी कभी कोई बैक पेन हो जाता है, मैंने कभी भी बैक पेन के लिए कभी भी कोई टेबलेट नहीं ली, कभी भी कोई मसाज नहीं ली। सिंपली आई ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज। मैं अभी यहाँ पे इंचार्ज हूँ, 6 months बैक आई गॉट अ प्रमोशन एज अ सीनियर डॉक्टर। तो जहाँ पे मैं गया वहाँ पे बड़ी डॉक्टर साहब वाली चेयर मेरे को मिली, मैं बैठा। शाम को जाते मुझे महसूस हुआ कि मेरे को बैक पेन है। देन आई थॉट ओवर इट। द वेरी नेक्स्ट डे मैंने बहुत बड़ी चेयर, जो बड़े डॉक्टर साहब वाली चेयर थी, वो साइड पे रखी और एक सिंपल एम्प्लॉय वाली चेयर लगा ली। अभी भी आके जब देख सकते हैं आप, वो एक साइड पे पड़ी है वैसे ही। हाँ, दी नहीं किसी को मैंने, ताकि कोई और ना बैठ जाए इसमें। तो उस दिन से मुझे 6 months हो गए, मेरे को बैक हुआ ही नहीं है। थर्डली, जैसे अब नी पेन की बात करते हैं, अब आप बताइए, ज़्यादातर हम बैठे रहते घंटे बैठ के, 2 घंटे बैठ के, और फिर सडनली हम उठ जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारे मसल्स है वो रिलैक्सिंग, क्वाड्रिसेप्स मसल हमारा रिलैक्सिंग स्टेज में होता है। तो जब भी हम बैठें, एक तो हम लेग मूवमेंट, ऐसे नी को मूवमेंट करते रहें ताकि आपके मसल्स टोन्ड रहें। सेकेंडली, जब भी अपने खड़ा होना तो इमीडिएटली ना खड़े हों, मसल की टोनिंग अप करके खड़े हों। उसके बाद एक क्या है, हम बैठे हैं, किसी ने वायर लगाई, हाँ जी, हम पीछे से देखने शुरू कर देते हैं, चीज़ उठाना है जी। मेरी बेटी है, मेरी बेटी अब वो देखती रहती है, पापा हड्डियों वाले डॉक्टर हैं और कैसे क्या होता है। कई बार हम बाजार में जा रहे होते हैं, स्कूटर पे कोई बंदा जा रहा होता है, ऐसे मोबाइल लगा रहा है, ऐसे जा रहा होता है, बोले कि पापा आपका पेशेंट जा रहा है, वो सर्वाइकल का पेशेंट बनेगा ये आपको दिखाने आएगा। मोस्ट सीन आपने देखा होगा, रोड पे ऐसे करके फोन ऐसे लगा रहे। अब वो बंदा अनकस्टमर्ड पोजीशन में जा रहा है तो उसको नेक पेन होना लाजमी है ही है। अच्छा, हम बोलते हैं कि जी मेरे को तो अभी कुछ नहीं हुआ। अब देखिए ऐसे है, छोटी छोटी बातें हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, ये हमारे जो विराट कोहली जी ने सेंचुरी मारी है। जब वो 99 पे थे तब उन्होंने कभी सचिन तेंदुलकर का नहीं तोड़ा था। उन्होंने कब तोड़ा, जब 99 से 1 रन बना के 100 पे आ गए। पर अगर हम उसी 1 रन को क्रेडिट दें तो वो गलत हो जाएगा ना। सेंचुरी कैसे बनी है, जब उन्होंने पहला रन बनाया, जब उन्होंने दूसरा रन बनाया, जब उन्होंने तीसरा रन बनाया। तो इसी तरह से हम एक बार एक्टिविटी करते जाते हैं, हम बैंक में पैसे डालते जाते हैं तो हमारा बैंक का फुल डिपॉजिट होता जाता है। तो वन फाइन डे एक ऐसा समय आता है, हमारी एक छोटी सी एक्टिविटी होती है, बापू का घड़ा भर गया। मैं बताता हूँ, जैसे मैं बड़ी सिंपल, मैं पेशेंट को बताता हूँ कैसे, ये बोतल है, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा इधर किया एंड व्हेन फाइन इट फॉल्स डाउन। अब यहाँ से तो नहीं गिरी ना, उसको वहां से यहाँ तक भी तो हम ही लेके आए हैं ना।
से कि पापू का अगर बढ़ गया और डॉक्टर का पर्स भर गया जी। सर एक सवाल था माइंड में, अल्कोहल, डज अल्कोहल अफेक्ट बोन हेल्थ? इस सवाल से पहले मैं एक और कहना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। अगर कोई फीमेल्स के लिए अगर प्रेगनेंसी है तो अल्कोहल इज डेफिनेटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, स्पेशली फॉर द फीटस डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए ऐसे है, मैं अल्कोहल को प्रमोट तो नहीं करता। स्टडीज़ और ओवरऑल ये देखा गया कि अगर आप लिमिटेड रेंज में लेते हो, जैसे हम कहते हैं 1 या 2 पैक, जो हम पंजाबी लोग हैं वो लेते हैं, पर साथ में वो अपना एनर्जी बैलेंस उतना रखते हैं। ऐसे नहीं कि पैक का 2 लाए जी मुर्गा सारा खा गए या पापड़ सारे खा गए, साथ में जो और चीज़ें कैलोरी इनटेक बंद करती हैं वो लेते हैं, तो बोन्स को ख़राब कर सकते हैं। पर स्पेसिफिकली मैं अगर कहूँ तो ऑनेस्टली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्थोपेडिक सर्जन्स वो they themselves, but we don't take it as a promotional event, Yes. but it's a fact basically. तो सर मेडिकल साइंस ने काफी ज्यादा तरक्की की है कुछ पीछे सालों में, काफी ज्यादा। कुछ आपने सिग्निफिकेंट चेंजेस देखे हो, कुछ बताना चाहते हो अपने एक्सपीरियंस से? क्या अभी क्या आने वाला है, या क्या पहले क्या था, अब क्या हो गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम वो जनरेशन में जिन्होंने इवन सेंचुरीज भी 2 देखी हैं, मिलेनियम देखा है रदर। आई बॉर्न इन 1973, 20th सेंचुरी से 21st सेंचुरी में है। तो व्हेन आई वाज डूइंग ग्रेजुएशन, मैंने अपनी ग्रेजुएशन 90 से लेके 95 तक करी है। उन दिनों में जब हम जाते थे ऑर्थोपेडिक्स वार्ड में, तब नहीं पता था ना कि ऑर्थो के डॉक्टर बनेंगे। ऑर्थोपेडिक्स वार्ड में जाते थे तो लेग के ऊपर ऐसे लंबी लंबी बड़ी बड़ी रॉड्स देखी होती थी, तो बड़ा लगता था कि यार ये कौन सा जहाज डाल दिया इसके ऊपर। और पेशेंट ऐसे पड़े होते थे टांग बांध के ऊपर, ऐसे पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो एक बार गिर गया तो फिर टांग बांध के लटका दिया। मिस्टर में ऐसे होता है ना वो, पर वो जल्दी ठीक भी जल्दी हो जाते हैं कार्टून्स में ओनली। तो तब हम देखते थे कि ये बंदा मंजे पे आ गया तो ये मानते थे कि भैया अब ये तो 3 महीने नहीं मिलेगा हमसे, या कोई टीचर का कभी होता कि इसको चोट लगी तब तो नहीं मिलेगा। दैट वाज ए फैक्ट आल्सो एट दैट टाइम्स, क्योंकि उस समय क्या था कि सर्जरीज खाली ह्यूमन हैंड से करी जाती थी। जैसे आप मान लीजिए कि बच्चे, मैं एक पर्टिकुलर सर्जरी की एग्जांपल लेता हूँ, 12-13 साल का बच्चा है मान लो, उस समय में क्या होता था जी, फ्रैक्चर हो गया थाई बोन का, थाई बोन को हील तो करना ही है। इसमें एक ना बोन्स में एक फैक्ट है कि बोन की अगर वो टूट जाए ना, उसकी खुद की टेंडेंसी होती है कि मैं जुड़ूँ, प्रोवाइडेड वो पास हो। मतलब अगर आप कुछ भी नहीं करते हो ना, बच्चे में हड्डी पास पड़ी है तो वो जुड़ जाएगी। तो पुराने ज़माने में क्या करते थे, उस हड्डी को पास रखने के लिए पेशेंट को खींच लगा के डाल देते थे। अब 12 साल का बच्चा है जी, वो बच्चा मंजे पे पड़ा रहता था 2-3 महीने। कन्वर्सली अगर हम आज के ज़माने में, इस वक्त मेरे पास बच्चा आता है जो मैं ऑपरेट भी करता रहता हूँ, 10-12 साल का बच्चा आएगा, फ्रैक्चर फीमर है, तो हम क्या करेंगे, विदाउट ओपनिंग, विदाउट गिविंग एनी बिगर इंसिजन, जो फ्रैक्चर को खोले बिना भी हमारे पास इमेज इंटेंसिफायर मैंने बताया CRM होती है, उससे हम क्लोज्ड डायरेक्शन यानी कि बिना चीरा लाए एक ट्रैक्शन टेबल पे सीधा करते हैं, और उसी इमेज से देखते हुए की होल सर्जरी करते हुए 2 फ्लेक्सिबल नेल्स डाल देते हैं जिनके किनारे बिल्कुल बाहर रहते हैं। और उनसे क्या होता है कि हम पेशेंट की मोबिलिटी जो है, ऑब्वियसली बेड वेयरिंग तो नहीं, पर मोबिलिटी अगले दिन से ही शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एंड फिर आफ्टर सम मंथ्स लाइक 6 मंथ के बाद वो विदाउट बड़ा इंसिजन दिए वो पिन होल्स निकल जाते हैं। सेम भी बड़े बंदों के बारे में कह सकता हूँ। पुराने ज़माने में खाली हम प्लास्टर लगाते थे जी, प्लास्टर लग गया, यहाँ लेग का फ्रैक्चर हुआ, प्लास्टर लगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बंदा तो मंजे पड़ गया ना जी, उसका जॉइंट स्टिफ हो गया, वो काम से चला गया, 5-6 महीने भी लग जाते हैं। मेरा खुद का दोस्त था यहाँ पे पटियाला में, उसका एक्सीडेंट हुआ था, ही हैड टू लीव स्टडीज। उसके बाद आया एक दौर 2002-4-5 के पास, जब प्लेट डालने लग गए। आजकल उसी फ्रैक्चर के, लेग के फ्रैक्चर के बड़े बंदों में नेल्स डालते हैं, और नेल डालने के बाद बिलीव में अगले दिन से हम पेशेंट को चलता शुरू कर देते हैं। जो पेशेंट आज ट्रॉली पे है ना, जब हम उसको बोलते हैं कि भैया तेरे को कल चलता करके भेजेंगे ना, तो आप उसका जो चेहरे का एक्सप्रेशन है, यू कैन फील द हैप्पीनेस। मुझे भी अभी पता लगा ऐसे होता है। मुझे भी था 3 मंथ्स तो बेड रेस्ट है ही है कम से कम। देखिए ऐसे है, बेड रेस्ट एग्जैक्टली नहीं होता,
अगर आपने रॉड डाल दी, आपने प्रॉपर रॉड डाल दी, तो उसमें रेदर हम गाइड करते हैं कि वेट वेयरिंग करो। हाँ, ये है कि अगर आप बोलो मैं अगले दिन से फुल वेटिंग करना, वेट डाल दूं, भंगड़े डालना शुरू कर दूं, वो तो नहीं होगा। असिस्टेड वेट वेयरिंग होती है, गार्डेड प्रोग्रेसिव वेट वेयरिंग, कि पहले आपने तो हल्का सा वॉकर ले लिया ताकि उस लेग पे पूरा वजन नहीं आया, क्योंकि उसमें वो रॉड वेट ले रही है। कुछ दिनों बाद फिर आपने कोई स्टिक ले ली, वही हम पेशेंट को इंडिपेंडेंट कर देते हैं सर। बाकी जो बोन ने अपना जुड़ने का टाइम लेना है वो तो देखो उसने उतना लेना ही है, पर मोबिलिटी बढ़ जाती है। कितना टाइम होता है सर बोन जोड़ने का? देखिए, अगर हम बच्चों को छोड़ दें, बच्चों में तो वेरी वेरी लेस टाइम। बड़ों की बात करना चाहूँगा मैं। ऑन एन एवरेज अगर आपके पास 40-50 साल का बंदा आएगा और उसकी अपर लिम्ब की, आपने देखा होगा कॉमन होता है कि बंदा गिर गया या लेडी गिर गई, यहाँ हाथ का फ्रैक्चर होता है उसको जनरली। ऑन एन एवरेज इसको हमें लगता है करीबन 4 to 6 वीक्स ठीक होने में। और अगर हम लोअर लिम्ब की बात करें तो इसमें हम 3 months काउंट करते हैं। हम ये मानते हैं कि इसकी हड्डी ने अगर जुड़ना है तो 3 months तक 99% केसेस में जुड़ जाएगी। तो लोअर लिम्ब का आप 3 weeks मान के चलते हैं, अपर लिम्ब का हम मान के चलते हैं 4 to 6 weeks, और यहाँ तक हम ये हमारी फिंगर्स के बोन्स का या हैंड की मेटाकार्पल्स का माने तो ये 2 to 3 weeks इन ए नॉर्मल अडल्ट, हेल्दी अडल्ट। सर आप रिहैब की पहले बात कर रहे थे कि इंडिया में रिहैब वाला इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है अभी। तो जैसे आप कह रहे हो, जैसे आपने मान लो किसी की सर्जरी कर दी, मान लो लोअर लिम्ब की कर दी, तो उसका रिहैब वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स ही करते हैं, या वो आपका मतलब है कहने का कि वो फिजियोथेरेपिस्ट वाली उधर अरीना में चला जाता है? ऐसे है, अगर हम कंपेयर करें फॉरेन कंट्रीज से, फॉरेन कंट्रीज में तो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है कि द डे सर्जरी इज डन, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो आके उनकी एक्सरसाइजेज शुरू करा देते हैं, जो मसल बिल्डिंग के लिए गाइडेड एक्सरसाइजेज शुरू करा देते हैं। वहाँ पे ये प्रोटोकॉल है, वहाँ पे सर्जन अपने इंटरेस्ट से बोल सकते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है कि जो तो बिगर इंस्टीट्यूट्स हैं, बिगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या टर्शरी केयर सेंटर्स हैं, वहाँ पे तो फिजियोथेरेपिस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, वो हेल्प करते हैं। पर अबाउट लगभग सब में, जैसे जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी है वो तो देखिए अब छोटे शहरों में भी होती है, नाभा में भी होती है, समाना में भी होती है, राजपुरा में भी होती है। वहाँ पे ये रोल प्लेइंग है, डॉक्टर को ही करना पड़ता है। अब डॉक्टर कितनी गंभीरता से करता है ये इंडिविजुअली मैटर करता है, पर ऑन ए पर्सनल फ्रंट मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का रोल डेफिनेटली होना चाहिए। तो सर ऐसा देखने में आता है, नेट पे भी बड़ी बार सुनने में भी आता है सोसाइटी में कि कई, मान लो कोई बाइक से गिर गया, एक्सीडेंट हो जाता है सड़क पे, तो कई लोग होते हैं जो एक बारी गिर गए तो वो गिरे ही रहते हैं, पर कई लोग होते हैं जो गिरते हैं और झट से फिर खड़े हो जाते हैं। अकेले बाइक एक्सीडेंट ही नहीं, कोई भी छोटी मोटी चोट लगती है तो कई लोग झट से खड़े हो जाते हैं। तो उनकी क्या उसमें कोई बोन हेल्थ में डिफरेंस है उन 2 केसेस में? देखिए, ऐसे है, जो आपने बात की है बिल्कुल सही कही है। बड़ी बार हमने देखा है हमारे पास पेशेंट आते हैं, एक ही बाइक पे 3 लोग जा रहे होते हैं, एक्सीडेंट हो गया जी, पर चोट एक आधे को लगे, जबकि गिरे तीनों होते हैं। बड़ी बार हमने टीवी में देखा, जैसे कल परसों में देख रहा था, एक ऑटो पलट गया, एक बंदे के ऊपर से निकल गया, वो फिर खड़ा हो गया। जबकि कुछ पेशेंट मेरे पास आते हैं कि हम जी साइकिल से ही गिरे थे एंड फ्रैक्चर हो गया। इसमें देखिए ऐसे है, इसमें ना बोन्स की जो स्ट्रेंथ है वो तो एक फैक्टर है ये, साथ में ना जैसे हम एक्सरसाइज कहते हैं, एक्सरसाइजेस, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस स्ट्रेचिंग एंड बैलेंस एक्सरसाइजेस। जनरली हम क्या करते हैं, हम लोग जो यंग पीपल खास करके वो मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस तो कर लेते हैं, प्रोटीन डाइट ले ली, जिम ले लिया, स्ट्रेचिंग हम लोग कम करते हैं। तो जो लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करते, स्ट्रेचिंग मीन सिंपल एक्सरसाइजेस, मूविंग योर जॉइंट्स, लाइक योगा भी स्ट्रेचिंग में आता है, नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करी, शोल्डर को अपने ऊपर किया, जैसे पुराने ज़माने में चक्की चलाते थे या टोका मशीन चलाते थे, वो भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में आता है। तो जो लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं या साथ में बैलेंस एक्सरसाइजेस, कि एक टांग पे आपने खड़े होकर देखा, योगा भी उसी चीज़ का पार्ट है। तो जो लोग बैलेंस एक्सरसाइजेस या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के से अपने मसल की स्ट्रेंथ, टोन और लेंथ बरकरार रखते हैं, होता क्या है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे मसल्स थोड़े लेंथी हो जाते हैं, तो जो मसल्स की टोनिंग बरकरार रखते हैं उनमें जब वो गिरते हैं तो उस बैलेंस को मेंटेन करने की पावर ज़्यादा होती है।
तो जो इम्पैक्ट आता है, एक होता है ना कि एक तो आप गिर गए एंड यू लेफ्ट योर बॉडी, तो बॉडी के कौन से पार्ट पे वजन आ गया। एक होता है कि गिरते गिरते भी आपने अपना ऑटोमेटिकली बैलेंस आपका बन जाता है। तो ऐसे केसेस में फ्रैक्चर्स कम होते हैं। आई हैव सीन अ लॉट नंबर ऑफ केसेस व्हिच इज आई मस्ट से इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ने भी बताया, मुझे अपनी स्टोरी याद आ गई है ना। स्कूल में मेरी जो वैन होती है उससे उतरा, स्कूल का एक ना कह लो जो पार्किंग होती है, पार्क किया उसने, मैं उतर गया जल्दी क्योंकि मैं बाहर की साइड में बैठा था। पीछे से गार्ड आ गया, वो मे भी शायद प्रिंसिपल की कार थी पीछे, तो वो कहता आप अपनी कार आगे कर लो, वैन आगे कर लो, बच्चों को आगे उतार दो। मैं पहले उतर गया, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अब वो थी कोई एसयूवी थी उस टाइम, कोई कॉलेज या टवेरा शेवरली, पता नहीं ऐसा कुछ आता होता था। तो जी ये उस वो बताने से पहले मैं बताता हूँ, मैं उस टाइम पे नेशनल लेवल पे बैडमिंटन खेलता था। ओके, वेरी गुड। तो मेरी स्ट्रेचिंग और ये सब मैनेज था कोच के द्वारा। आई वाज हेल्दी एंड फिट। तो मेरा ध्यान नहीं गया, मेरा पैर था टायर के एडजेसेंट, बिल्कुल भरी वैन बच्चों से। ओके, उसने ऊपर चढ़ा दी, मतलब पता नहीं लगा, मेरा राइट फुट के ऊपर से गया टायर। ओके, आई फेल्ट नथिंग। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी, बस वो ट्रेनर जब होते हैं ना स्ट्रेचिंग करते हैं, वो पैर ऐसे दबा के करते हैं, मुझे लगा उतना ही हुआ बस, और कुछ नहीं हुआ। मैं चल के चला गया, शाम को ट्रेनिंग करने चला गया। तो मे बी शायद डॉक्टर की बात सही है। डेफिनेटली उसमें आपके ये जो आप बैडमिंटन के प्लेयर रहे हैं तो आपके मसल्स की टोनिंग अच्छी रही है। पर इसमें एक छोटी सी स्टोरी मैं भी ऐड करना चाहूँगा। कई बार ये बैलेंस भी, कई बार बैलेंस बन ही नहीं पाता। 8-9 साल पहले की बात है, वैष्णो देवी यात्रा जाते हैं। मेरे माताजी ने वैष्णो देवी जाना सोचा हुआ था, तो हमारा कर्तव्य है पेरेंट्स को लेके जाना, है ना। जल्दी वैष्णो देवी जाते हैं तो हम ट्रैकिंग करते हैं कि चल के जाएंगे, है ना, स्टिक ले लेंगे, जहाँ पौड़ी चढ़ते जाएंगे, सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। अब क्योंकि मेरे माताजी तो ओल्ड थे, तो मुझे उनको हॉर्स करके देना पड़ा, और मैं ही अकेला साथ में था, तो मुझे भी हॉर्स देना पड़ा। ऐसे नहीं था कि माताजी को आगे भेज दो मैं चल के आ जाऊँ। अब पूरा चलते जा रहे हैं जी, मुझे तो थोड़ा थोड़ा बारिश का सीन था, तो सारा रास्ते मेरे माताजी डरते रहे, मैं डरता रहा कि कहीं मेरे माताजी वहाँ से गिर ना पड़े घोड़े से, क्योंकि ओल्ड हैं, है ना। तो एक हमारे पास बैग था, मैंने अपने एक हाथ में बैग पकड़ा हुआ था। सारा रास्ता आई वाज वरीड अबाउट माय मदर आल्सो। ओल्ड और चढ़ाई भी है, ओल्ड और चढ़ाई भी है, और जो घोड़े वाले होते हैं उनको थोड़ी जल्दी होती है कि ऊपर पहुँच जाएं, खत्म हो जाओ काम, पैसे मिल जाएं। तो फाइनली सर जब हम वो वैष्णो देवी ऊपर पहुँच रहे हैं, यहाँ पे वो जो घोड़ों का स्थान होता है रुकने का, वहाँ पे क्या हुआ जी, माताजी तो वाला घोड़ा तो उतर गया ठीक ठाक, मेरे वाला घोड़ा स्लिप कर गया, एंड सडनली क्योंकि मेरे एक हाथ में बैग था, मैं गिर गया, और इनवॉलंटरी मेरा सारा वजन मेरे एक ही हाथ पे आ गया। उन दोनों में थोड़ा ओवरवेट भी था। इमीडिएटली आई फेल्ट द एक्सक्रूशिएटिंग पेन, एंड बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन आई कुड मेक इट आउट कि भैया ये तो हड्डी टूट गई है। अब मैं दर्द से करा रहा हूँ, मेरे से मांग रहा है, देखा जी आपको बहुत जल्दी पहुंचा दिया जी, मेरे को 50 रुपए दो। मेरी मदर भी कह रही है बेटे दे दे कोई बात नहीं, इनको अच्छे से पहुंचा दिया, माता के दर्शन करने हैं भी आगे जाके। अब मैं अपनी माता को ये भी नहीं बता सकता कि मेरे फ्रैक्चर हो गया है, अगर उनको बताऊंगा तो घबरा जाएंगी। बिल्कुल हम दो दिन का टाइम लगा के अभी हम ऊपर पहुंचे हैं, मंदिर के बिल्कुल बाहर हैं। मैं अब किसको बोलूं कि मेरे को दर्द है, किसी को भी नहीं बोल सकता। मैंने मदर को ही बोला कि कोई बात नहीं जी, थोड़ी सी चोट लगी है, तो भैया डॉक्टर मेरे पास ना मेडिसिन तो देखो हम लेके चलते हैं। मैंने इमीडिएटली पास से थोड़ा पानी लिया, गोली खाई। अब वहाँ पे मेरे पास कोई रेमेडी भी नहीं थी कि मैं कोई एल्बो फ्लिंग डाल लूँ या कोई पट्टी बांध लूँ या प्लास्टर करवा लूँ, वहाँ तो ऊपर कुछ भी नहीं है। आगे गए जी, भीड़ थी। अब जब भीड़ में घुस गए तो कोई इधर से बजे कोई उधर से बजे, तो गिरता पड़ता रोता पीटता गोलियां खाता जी। मैं अगले दिन एक दिन छोड़ के जब वापस आके फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया। हाँ ये है कि मैंने घोड़े वाले को फिर मैंने 50 रुपए खुशी में दे ही दिए थे जाते जाते कि उसको महसूस ना। इट वॉज वेरी बिग कमेंटेड फ्रैक्चर, जिसका डिफेक्ट मेरे थोड़ा बहुत अभी तक का है। इट्स अ बिग पीसेस, इट वाज बोन ऑफ पीसेस, बिकॉज वहाँ पे हार्ड सरफेस था। देखिए जब आप गिरते हैं ना, तो आप कच्चे सरफेस पे गिरते हैं कि पक्के पे, ये बहुत मैटर करता है। और मैंने जैसे कहा ना कि आपका बॉडी वेट कितना आता है, क्योंकि मेरे एक हाथ में बैग था, दूसरे तो इसी में पूरा वेट आ गया। लेकिन इसकी एक और फ्लिप साइड है कि जब हम वापस आ रहे हैं, अब मैं तो घोड़े से डर रहा हूँ, लेकिन फिर मेरी मदर को तो घोड़े पे आना है तो वापसी में भी मैं फिर घोड़े पे आया, पर इसमें मैं थोड़ा सा मैं लिटिल केयरफुल था।
और बैक को थोड़ा अच्छे से कि दोबारा ना गिर के ताकि दूसरा हाथ ना टूट जाए फिर। दैट इज वन थिंग विच टेस्ट लिया माता जी ने पूरा टेस्ट लिया मैं, लेकिन फिर मैं पास हुआ। सो आप कभी भी जाएं तो थोड़ा ध्यान से बैठें एंड बी प्रोएक्टिव योरसेल्फ इन केस बिकॉज थिंक फॉल्स कैन अकर एनी टाइम। रमेश ने अभी स्टोरी बताई स्कूल की इसकी, तो मुझे भी ना एक स्टोरी याद आई। मेरी ना सिस्टर, हमारी वैन आई, घर पर आए हम, जल्दी जल्दी से उतर गई। पता नहीं क्या हो गया उसका, ये ना एंकल पैर का ऐसे मुड़ गया, बाहर निकल गया, पता नहीं क्या होगा। और इतना ज्यादा दर्द हुआ उसको, मैं ही लेकर गया घर के अंदर भी। चलो फिर वो ना कोई वहीं से हमने, मेरे मदर ने कॉल करके किसी को बुलाया, भाई जल्दी से जल्दी आओ और इसका ना वो ठीक कर दो। उन्होंने पता नहीं क्या किया, दबा दबू कर भाई ठीक कर दिया, भाई चलो ठीक हो गया, पहले से ठीक हो गया दर्द। और उसके बाद और दिखा भी लिया डॉक्टर को सारा कुछ, डॉक्टर ने कहता अब ठीक है, नहीं अब कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। और वो पता नहीं क्या सही किया गलत किया, अब भी कितने साल बाद अब भी ना उसकी पेन होती है अब भी। तो वो कुछ इम्प्रॉपर इलाज होने के बाद की वजह से हो रही है, या फिर कुछ ये सर्दियों का कहते हैं जैसे जॉइंट पेन होनी शुरू हो जाती है, या वैसे वो प्रॉब्लम है। देखिए ये मेरे एक्सपीरियंस में मैंने बहुत केसेस देखे हैं। वी वुड कॉल इट एज अ केस ऑफ अनस्टेबल एंकल। मोस्टली क्या होता है जी, अगर हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है ना, तो डॉक्टर के लिए पेशेंट के लिए दोनों के लिए ट्रीटमेंट करना आसान होता है। पेशेंट का फ्रैक्चर हो गया, पेशेंट अपना काम काज नहीं कर सकता, वो इमीडिएट डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर भी उसको उतनी तवज्जो देता है, प्लास्टर लगाता है, ऑपरेट करता है, रेस्ट देता है। जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती हैं ना, जैसे हमारे लिगामेंट्स होते हैं, खास करके एंकल में, जो हमारा बॉडी वेट पूरा नीचे तक लेके जाते हैं, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट दैन टू द बोन्स, बट अनफॉर्चुनेटली उतनी उनको इंपॉर्टेंस मिल नहीं पाती। होता क्या है सर, आपकी एंकल पे एक मिडिल साइड पे डेल्टोइड लिगामेंट होता है, एक लेटरल साइड पे लेटरल कोलेटरल लिगामेंट होता है। जल्दी उनकी थोड़ी सी इंजरी हो जाती है, उसमें पेशेंट क्या करता है, थोड़ा बहुत वॉक कर सकता है, एक्सरे करवाते हो, एक्सरे में कुछ नहीं आता। तो होता क्या है कि उसमें ना तो पेशेंट प्रॉपर रेस्ट करता है, ना पुराने ज़माने में खास करके ना डॉक्टर उतनी एडवाइस कर पाता है कि आप रेस्ट कर लेना, और फ्रैंकली अगर बोले भी तो पेशेंट करता नहीं है। तो वो जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है ना, जो इमीडिएटली पीरियड में हम रेस्ट नहीं करते, तो वो टीयर एक ऐसा स्टेज पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो कभी हील नहीं करता। तो जब वो हील नहीं करता तो ऑब्वियसली जॉइंट में थोड़ी थोड़ी आर्थराइटिक चेंजेस तो होती रहती है। These are quite common cases. तो सर एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लाइक जब सर्दियां आ जाती हैं तो या बारिश आ जाती है, तो जॉइंट्स में जो पहले कभी टूटे हुए हैं या ठीक हो गए, तो उनमें पेन होनी शुरू हो जाती है लोगों की। वो क्या क्यों होती है सर, क्या है वो? देखिए इसमें थोड़ा सा इडियोपैथिक भी है कि सर्टेन टेंटी के साथ तो इसको भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसे फॉरेन में है, फॉरेन में तो यहाँ तक टेम्परेचर रहता ही कम है, तो उनके तो इस तरीके से हमेशा ही पेन होते रहने चाहिए। पर ये फैक्ट भी है, ये एक्सपीरियंस ही मैंने देखा है। थोड़ा सा हम इस चीज़ को इस ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि जब भी जॉइंट को या बोन को थोड़ी वार्मथ मिलती है ना, तो उसमें वेजोडाइलेशन, खून का सर्कल बढ़ जाता है। जैसे हमारा पेन होता है, हम हीट देते हैं ना। देखिए एक इसमें मैं बात बताता हूँ, जब भी कभी ट्रॉमा होता है ना, चोट लगती है खास करके जॉइंट में जहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो सकता है, वहाँ पे हम कोल्ड थेरेपी देते हैं, आइसिंग करते हैं कि इन्फ्लेमेशन ज़्यादा ना हो। ठीक है, एक्यूट केस में। जो पुराने केसेस होते हैं, गोडे दुखते हैं, बैक दुखती है, नेक दुखती है, वैसे केसेस में वार्मथ हेल्प करती है। तो मे बी वी कैन से कि उस समय थोड़ा सर्कुलेशन कम हो जाती है उन चीज़ों की, तो थोड़ा सा पेन ज़्यादा होता है। बाकी एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ये मानना कि एक फ्रैक्चर हो गया वो फिर कभी पूरा ठीक हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा तो दिक्कत रह ही जाती है। ऐसे में मुझे अपना एक केस याद आ रहा है जो मेरे अपने प्रोफेशनल कैरियर में मुझे करने को मिला। एक बार लाइक हम लोग ना, जब कोई चोट आती है ना, इनके मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, हमें देना पड़ता है कि इंजरी जो है सिंपल है, ग्रीवियस है। लाइक ग्रीवियस मीन्स कि ये परमानेंट रहने वाली है या नहीं रहने वाली है ना। तो एक बार कुछ ऐसी चोट थी, किसी के ये टेंडन्स होते हैं, द थिंग्स विच मूव आवर फिंगर्स, दिस वन, दीज वर टेंडन्स है ना। तो एक बार किसी के टेंडन्स कट गए थे, हमने उसको रिपेयर कर दिया। तो जब हम उसको डिफेंड करने, मतलब वी आर ऑलवेज कॉल्ड एज ए विटनेस, तो वहाँ पे मेरे से ये पूछा गया, आई वाज कॉल्ड आफ्टर अबाउट अ गैप ऑफ 2 years, मैं वो छोड़ भी चुका था, कोर्ट केसेस लंबे चलते हैं आपको पता ही है।
तो मेरे को 2 सालों के बाद वहाँ पे बुलाया गया और तब तक वो केस बहुत हाई प्रोफाइल बन चुका था। मुझे नहीं पता था कि जो मेरे आगे डिफेंड कर रहा है केस, क्योंकि मैं दूसरे सिटी से गया था, वो उस शहर का नामी वकील था, क्राइम जो करते के एडवोकेट्स होते हैं ना, और मैं था करीबन आपकी एज का यंग एज में हमारे में ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है शायद, जहाँ हमने उतनी चीज़ें रिपरकशंस नहीं देखी होती। तो सबसे बड़ा वकील डिफेंड कर रहा, उसने देखा ये बच्चा सा आया है, उसने से पूछना शुरू किया, डॉक्टर साहब ये बताइए कि डैमेज परमानेंट डैमेज है या ये क्योर हो गया? मैंने कैजुअली ऐसे बोला कि सर ये परमानेंट डैमेज है, क्योर नहीं है। तो मे बी वो मेरी बात सुनना नहीं चाहता, तो उसको लग नहीं रहा था कि मैं ऐसे बोलूँगा। तो मेरे को एकदम से पड़ गया, डॉक्टर साहब कैसे कर सकते हैं, आपने खुद इसका ऑपरेशन किया है, खुद इसको रिपेयर किया, आपने लिखा है इसमें कि आपने इसको रिपेयर कर दिया। जब आपने इसको रिपेयर ही कर दिया है फिर उसमें दिक्कत क्या रहेगी? सडनली आउट ऑफ ब्लू सडनली मेरे माइंड में बड़ी कोर्ट थी, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट थी शाहपुर की, 10-12 साल हो गए हैं। तो सडनली मेरे माइंड में एक आइडिया आया, मैंने उनको बोला एक प्लेन पेपर दो जी मुझे, हाई कोर्ट। तो मेरे को ऐसे पेपर, एक ऐसा पेपर उन्होंने पकड़ाया, जज भी देख रहा है कि क्या हो रहा है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना ऐसे, तो समथिंग लाइक दैट हैपन। तो मैंने कहा मेरे को एक पेपर दिया, मैंने कहा देखिए सर ये पेपर है ना, ये इंटैक्ट है, ये टेंडन है। मैंने उसको 2 हिस्सों में फाड़ दिया, मैंने कहा टेंडन टूट गया। मैंने कहा मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप दुनिया की कोई भी चीज़ें ले आओ, टेप लगा दो, गूंद लगा दो, मेरे को वैसा करके दे दो जैसा पहले। तो मैंने 2 पेपर मंगवाए थे एक्चुअली। मैंने कहा एक दूसरे पेपर जैसा मुझे, जैसे आपके पास पेपर पड़ा है ना, जैसे मैंने कहा मेरे को इस पेपर जैसा इनको करके दे दो। मेरा मुंह देखे, तो मैं कहा सिमिलरली वो टेंडन था, मैंने रिपेयर कर दिया, क्या मैं उसको नॉर्मल टेंडन जैसे बना सकता हूँ? नहीं अगर आप एक पेपर को नहीं बना सकते तो आप मेरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तब की वॉज शॉक टू सी। फिर वो करने लगा कि बुक में देखो क्या लिखा है, नहीं लिखा। पर तब तक जज ने बोला कि वकील साहब रहने दो, डॉक्टर ने प्रूव कर दिया है कि ये डैमेज परमानेंट। इनफैक्ट ये मैसेज मैं ऑन ए सीरियस नोट में सबको देना भी चाहूँगा कि एज ए सिंपल, जब हम एक पेपर को नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो यार, आप नहीं वैसे कर सकते, है ना, तो फिर आपकी जो एक्सपेक्टेशन रहती है ना सर्जरी के बाद, कई लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं वैसा ही हो जाऊँगा, मैं वैसे दौड़ने लग जाऊँगा, तो वो थोड़ा सा आजकल ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो गई हैं। तो वो हमें मान के चलना चाहिए कि कुछ रेजिड्यूल डेफिसिट तो रहता है। वो रेजिड्यूल डेफिसिट कितना का रहता है, वो हमारी पोस्ट सर्जरी, देखो सर्जरी हर डॉक्टर अपने अच्छे से करता है, ठीक है, कोशिश करता है एटलीस्ट, तो वो हमारी पोस्ट सर्जिकल रिहेबिलिटेशन पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ की कितनी केयर करते हैं। तो हमें मेरे पास पेशेंट आते हैं बड़े फ्रैक्चर से पहले, डॉक्टर मेरे लंग तो नहीं, मैं लिम्प तो नहीं करूँगा। तो सी डॉक्टर इज नॉट ए गॉड, ही जस्ट कैन नॉट प्रेडिक्ट। जैसे मैं पेशेंट से एक ही बात पूछता हूँ, वो मेरे को बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं लिम्प तो नहीं करूँगा। मैंने कहा बोलता हूँ भाई तू मेरे को ये बता दे गूगल देखे बिना, क्या कल बारिश होगी? अगर तो तू मेरे को ये प्रेडिक्ट कर देगा कि कल बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, फिर तो मैं भी तेरे को बता सकता हूँ। वो कहता है सर मैं क्या बोलूँ जी कि बारिश होगी कि नहीं कब होगी। तो अगर हम सीजन का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, मैं कहता हूँ बताओ हम यहाँ बैठे हैं, क्या अभी 100% की भूचाल नहीं आएगा, ठीक है, जहाँ हमारे चोट नहीं लगेगी, जहाँ हमें रोड पे जाते कोई नहीं टकराएगा। जब हम नेचुरल इवेंट्स का कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो हम सर्टेनिटी के साथ इस सर्जरी का भी जो हैंडमेड है, ह्यूमन मेड है, उसका नहीं कर सकते। अगर ये भगवान की बनाई चीज़ें हैं जो हम नहीं बना सकते, हमने अभी कोई फैक्ट्री नहीं बनाई कि जहाँ से एक लिम्ब ला के पकड़ा दिया हमने, तो वी शुड हैव आइडियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। इससे रिलेटेड ना एक अभी चल रहा है, काफी न्यूज में भी आता रहता है, अभी डॉक्टर को अब्यूज कर रहे हैं, पेशेंट्स कर रहे हैं, नहीं इलाज हुआ, ऐसे हुआ है। तो आपको क्या एडवाइस देना चाहते हो, पेशेंट्स को या फिर डॉक्टर्स को? हाँ, दोनों है, बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। ये बहुत ही बेहतर पर्सपेक्टिव्स में, पर आपने देखिए ऐसे है, इसमें फिर एक मैं स्टोरी कोट छोटी सी करना चाहूँगा हमारे खुद के एक्सपीरियंस का। हमारा एक पेशेंट था, 2006 में ऑपरेट हुआ, देन आई वाज अ स्टूडेंट ओनली। पेशेंट ऑपरेट हुआ जी, अनफॉर्चुनेटली उसका ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया एंड बाय द नाइट टाइम पेशेंट एक्सपायर्ड। इट वाज अ यंग पेशेंट। तो हमारा जो वहाँ पे अमृतसर में वार्ड था ना, वो 1st फ्लोर पे वार्ड था। सडनली पेशेंट आपके पास आया है, ऑपरेट हुआ है, शाम को पेशेंट मर जाता है, दैट्स अ वेरी बैड थिंग अदरवाइज। तो हमने देखना शुरू किया कि
शाम को बड़े डॉक्टर तो होते नहीं है, जूनियर डॉक्टर्स थे, हमने देखना शुरू किया कि पेशेंट के अटेंडेंट्स अग्रेसिव हो रहे हैं जी। मैं तो तब थोड़ा आइडियलिस्टिक था, मैं तो पेशेंट के साथ रहा हूँ जी। इसके बाद क्या वो भी बताऊंगा, लेकिन इसके दौरान क्या हुआ कि उसके जो अटेंडेंट आगे वो अग्रेसिव हो गए थोड़े से, और हमारे जो रेजिडेंट्स थे एक दो जो कोई जरूरत से ज़्यादा पैनिकी हो गए, और हमारे एक रेजिडेंट ने उस बिल्डिंग के साथ खाली एक मैदान था, उधर छलांग लगा दी, और बाई चांस बेचारा कच्ची की बजाय पक्के की गिर पड़ा, और उसका खुद का स्पाइन का फ्रैक्चर हो गया। तो ऐसे केसेस आते हैं, बट आई केप्ट माई कूल एट दैट टाइम। तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए ऐसे है, कमिंग अगेन बैक टू मेन टॉपिक, कि एब्यूजिव नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कि एक तो इससे क्या हो रहा है विद टाइम, जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी डिफेंसिव होते जा रहे हैं सर्जरी करने में। जैसे पहले हम सर्जरी करते थे, हम कोई भी सर्जरी पकड़ लेते थे कि ठीक है यार ये मुश्किल है सर्जरी, पेशेंट हमारे पास आ गया है, हमने इसको करना है। जैसे कि मेरे पेशेंट बोल देते हैं ना, मैंने जी चंडीगढ़ नहीं जाना, मेरा यहाँ पे कर दो। यहाँ पेशेंट कोई बनाला साइड का, वो कहता है मैंने पटियाला नहीं जाना। डॉक्टर को लगता है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, तो डॉक्टर क्या कहता है कि वो उसको इंस्टीट्यूट में रेफ़र करना शुरू हो चुके हैं। कम्प्लेक्स सर्जरी जिनमें जरा भी उनको लगता है, इनफैक्ट मेरे को कल ही एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया था हमारा रामपुरा फूल से, कि एक जी फिंगर का केस था जी, डॉक्टर ने, बड़ा अच्छा डॉक्टर था जी, देखते ही कहा जी इसको तो जी बाहर ले जाओ। तो यार बता इसमें क्या है। उसमें सर क्या था कि दिवाली के दिनों में उसके यहाँ पे बॉल लगी थी, और उसका बोन का जो छोटा पीस है दूर हो गया था। अब ऐसे केस में क्या होगा, वो ये पेशेंट खुद 15 दिनों बाद डॉक्टर के पास गया, उसकी फिंगर में जो मर्जी कर लो डिफॉर्मिटी रहेगी। तो नॉर्मल अगर डॉक्टर को ये होता कि पेशेंट ये कल को मेरे को ब्लेम नहीं करेगा, उसने उसका ट्रीटमेंट करना था, बट इमीडिएटली तो डॉक्टर हम पीछे हटने शुरू हो गए, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इससे क्या होता है कि जो एक कॉन्फिडेंस पेशेंट और डॉक्टर का ट्रस्ट रिलेशन है ना, वो बहुत ख़राब होता जा रहा है। हम हर चीज़ को, अगर पेशेंट एब्यूजिव भी ना होना, तो हम हर चीज़ को ऐसे सोचते हैं कि भाई अगर इसको ऐसे आएगा तो क्या कोर्ट में क्या करेगा। तो वो जैसे एक कल कोई बात कर रहा था कि डॉक्टर सर्जरी ज़्यादा करेंगे कि प्लास्टर ज़्यादा करेंगे, तो उस केस में क्या होता है ना, कोई चीज़ उस प्लास्टर से ठीक होने की संभावना है तो डॉक्टर पहले ही बोलता है कि नहीं भैया सर्जरी करा लो, बाद में तू मेरे को बोलेगा कि तूने प्लास्टर क्यों पहले लगाया। बाकी फॉर द डॉक्टर्स मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा, अगर पेशेंट अग्रेसिव हो रहा है, थोड़ा सा सिंपैथेटिक होना चाहिए। शुरू में उनको प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी आज सुबह हॉस्पिटल में ऐसे हुआ, एक पेशेंट आया था, वो मेरे, देखिए ऐसे है, अगर मैं पेशेंट की साइड से भी बोलूं तो कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल घूमने तो आता नहीं कि चलो आज फ्री हैं, हॉस्पिटल घूम के आते हैं, देख के आते हैं हॉस्पिटल कैसा होता है। कोई भी मरीज आता है, मैं ये मान के चलता हूँ, दुख में ही आता है, प्रॉब्लम में ही आता है। आज मेरे पास एक पेशेंट आया था, ही हैड ए फाइट विद आवर ओपीडी पर्सन। तो व्हाट वी कैन गिव टू आवर पेशेंट्स इज कि हम कम से कम उसको अच्छा बोल के तो दिखा सकते हैं। हमारी डॉक्टरी भाषा में सिखाया जाता है कि आधा मरीज तो जी आपके नॉर्मल खुश होकर बोलने से ठीक हो जाता है। फॉर द डॉक्टर्स मेरा मैसेज ये है कि दे शुड बी ट्राई टू बी सिंपैथेटिक, थोड़ा सा उनको भी अपने ऐसे कंसर्न रखने चाहिए। और पेशेंट्स के लिए ये है कि अगर आप इतना एब्यूजिव होंगे तो धीरे धीरे डॉक्टर्स, इंडिविजुअल डॉक्टर जो है आपको बड़े इंस्टीट्यूट्स में भेजेंगे, यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रैक्टिस है वो बढ़ जाती है और एक ट्रस्ट है वो कम होता है। सर आपके अकॉर्डिंग इंडिया में इस समय नंबर 1 हॉस्पिटल कौन सा है, मोस्ट एडवांस्ड? ये थोड़ा ट्रिकी रहेगा क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स में ना बहुत सारी रिप्लेसमेंट स्पेशलाइजेशन हो चुकी हैं। जैसे आजकल ऐसे नहीं है कि आपने MBBS करी फिर MS ऑर्थोपेडिक्स करते हैं हम, या DNB ऑर्थोपेडिक्स। अगर आपने ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है ना, MBBS के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करनी पड़ती है, MS ऑर्थोपेडिक्स करनी पड़ती है या DNB करनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास सुपर स्पेशलिटीज़ आ गई हैं कि जैसे स्पाइन सर्जरीज, देन योर पीडियाट्रिक सर्जरीज, देन योर न्यूरो सर्जरीज, देन आर्थ्रोस्कोपी सर्जरीज, लिगामेंट इंजरीज, देन योर नी रिप्लेसमेंट्स। तो अलग अलग आजकल हमारे डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं। फिर भी अगर मैं कहना चाहूँगा तो मुझे सर गंगाराम हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो लेवल ऑफ सर्जरी या लेवल ऑफ प्रोसीजर है वो काफ़ी अच्छा है। दिल्ली में आई हैव बीन देयर। इनफैक्ट मैं वहाँ पे 1-2 महीने के लिए ट्रेनिंग पे भी गया था, और वहाँ पे जो उनका ऑपरेशन थिएटर है वो सुबह 8 बजे शुरू हो जाता है और 5 बजे तक चलता है।
और मैंने कम्प्लेक्स में देखा था, एक कम्प्लेक्स में न्यूरोसर्जरी चल रही है, अवेक पेशेंट की न्यूरोसर्जरी तो अवेक पेशेंट की होती है, एक कम्प्लेक्स में दूसरी सर्जरी चल रही है। देव गॉट ए गुड सेटअप देयर। और शायद आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा भी हो तो जो हमारे मैम सोनिया गांधी जी है वो भी अक्सर गंगाराम में जाते हैं। अदरवाइज अगर आप सिटी सोचो या स्टेट सोचो तो जो बॉम्बे है, बॉम्बे हैज सो मेनी अदर गुड सेंटर्स, बॉम्बे इज मच बेटर प्लेस्ड। फिर उसके बाद पुणे में भी हमारे सेंटर्स है, एक गंगा स्पाइन सेंटर है। बाकी एज फार एज गवर्नमेंट सेक्टर्स आर कंसर्न्ड, एम्स स्टिल होल्ड्स द नंबर 1, एम्स दिल्ली टू बी प्रिसाइज, देयर आर 14 एम्स, एम्स दिल्ली। और पंजाब में अगर देखें तो पीजीआई है, जो स्पेसिफिकली खाली मैं ऑर्थो तो नहीं बोलूँगा पर ओवरऑल। सर इंडियन जो इस समय मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है, हम सभी को पता है, जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट भी सीट्स मिला के आई थिंक 70-80,000 सीट्स हैं, और नीट का पेपर देते हैं 10-12 लाख से भी ज़्यादा लोग। तो सर कैसे मिलेगा इंडिया को काबिल डॉक्टर जब सीट्स इतनी कम है? आप कैसे फ्यूचर कैसे देखते हो, आपका ओपिनियन क्या है? इसमें अपनी फिर एग्जांपल कोट कर सकता हूँ। जब मैंने करी थी ये तैयारी, नीट की तैयारी, तो जिस सिटी में मैं रहता था वहाँ से तो कोचिंग ही नहीं मिल पाती थी। तो आई कुड जस्ट बेयरली मैनेज ए ट्यूशन फॉर फिजिक्स ओनली। आज का तो जैसे 8th-9th से शुरू होती है, तो आई कुड जस्ट मैनेज ए ट्यूशन फॉर फिजिक्स ओनली। केमिस्ट्री बायोलॉजी मैंने खुद पढ़ी एंड देन आई वेंट टू चंडीगढ़। तब एक छोटा सा कोर्स होता था एक इंस्टीट्यूट में, और उस इंस्टीट्यूट में भी ऐसे हुआ, मैं गया हूँ तो रात को कहते जी हॉस्टल नहीं है आज, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो मैंने वो 1-2 रातें वहाँ पे 19 सेक्टर में एक मंदिर है, मंदिर में मैंने रह के काटी थी। तो उस समय ये था कि सर थोड़ी सी आप पता, स्टडीड वेरी हार्ड। मेरे पास एक ही तब एग्जांपल थी कि मेरे को करना है, और कभी कभी जब मेरे को लगता था रात को पढ़ते हुए उसमें 1 महीने के दौरान ना, तो सुबह 5 बजे मैं ना चाय पीता था वहाँ पे, यहाँ पे मैं रहता था। तो वहाँ एक छोटा सा बच्चा ना अपने फादर के साथ आता था चाय पिलाने। तो मैं हमेशा सोचता था कि ये छोटा सा बच्चा अपने फादर के साथ चाय पिलाने आ रहा है, ये इतना डेडिकेटेड है, तो मैं अपने पेरेंट्स के जो पैसे हैं उनको खर्च कर रहा हूँ। तो वो मेरे अंदर एक और मोटिवेशन बढ़ देता था। तो एट दैट टाइम बिकॉज सीट्स कम थी तो ओनली योर स्टडीज मैटर्ड। अब थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है कि प्राइवेट कॉलेजेस भी हो गए हैं। इस बार की अगर नीट पीजी की एग्जाम्पल लें तो इस बार कट ऑफ 0 कर दिया गया था कि अगर आप जस्ट अपीयर हो गए हैं, जस्ट आप अपीयर हो गए हैं, सीट्स वेकेंट है, और अगर आप मनी अफोर्ड करते हो तो यू कैन गेट ए सीट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे सुनने में आया कि एक कॉलेज में रेडियोलॉजी की जो सीट है वो 11 करोड़ में गई है। इट्स ए फैक्ट। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं चिंतित करने वाला भी पर्सपेक्टिव है। पर अदरवाइज साथ के साथ ये भी है कि अगर हमारे समय में एम्स एक होता था दिल्ली, 50 सीटें, अब देखो पूरे ऑल इंडिया में 50 सीटें हैं। एक एएफएमसी होता था, उसकी 50 सीटें होनी है, उसमें से भी कुछ फीमेल्स की होती थी, अलग पेपर होता था। आजकल क्या हो गया, लेकिन अदरवाइज मेरी खुद की बेटी है तो हमने उसको मेडिकल करवाना है, तो हमने उसकी 9th से तैयारी भी शुरू करा दी है, अभी वो +1 में है। तो आजकल ये भी है सर, साथ के साथ थोड़ा सा बच्चों को कोचिंग भी जल्दी मिलनी शुरू हो गई है, एंड यू डू हैव दैट यूट्यूब्स ऑल्सो, कंपटीशन ही बढ़ गया, नो डाउट, पर नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ गई हैं। तो इसको इट्स डबल एज्ड स्पोर्ट। इसमें यह भी है कि सीटें खाली जाना भी खैर कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये है कि अगर कोई बंदा थोड़ा ज़्यादा मनी स्पेंड करके होएगा तो उसका जो प्राइम पर्सपेक्टिव रहेगा कि मैंने कैसे अपनी उस मनी को रिकलेक्ट करना है। इसी बात को क्या उनका जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं एंड जो मैनेजमेंट सीट लेते हैं उनके कैलिबर में भी फर्क होता है कुछ? देखिए ऐसे, क्योंकि अगर नॉर्मली कोई पेशेंट डिफरेंशिएट भी करता है किसी डॉक्टर के जाने से पहले, इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट में तो नहीं ले सकते, मोर और लेस ले सकते हैं। मोर में ऐसे है कि अगर देखिए गवर्नमेंट स्टेटस में अभी जो नीट की कट ऑफ गई है, 720 मार्क्स सर होते हैं, नीट के आते हैं। तो इस समय मेरे एक दोस्त की बेटी को 705 मार्क्स उसको मिले थे और उसको एम्स नहीं मिला, यानी कि 720 में से 710, 1 नंबर 4 नंबर का एक सवाल होता है, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है जैसे, तो 710 पे ही आपका जो एम्स के रैंक खत्म हो गया, 705 पे उसको नहीं मिला।
ठीक है सर, जिनके 710 से ऊपर थे उनको मिली, 705 से ऊपर थे वो दैट मैटर। तो क्या है कि लेवल ऑफ कंपटीशन आप सही कह रहे हो, 600 तक अगर है, जो 720 में से 600 तक जो है सर वो उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले हैं, बाकियों को प्राइवेट। हमारे समय में थोड़ा सा ये होता है कि अगर आपने 60-70% को कर लिए हैं, मार्क्स ले लिए हैं, तो गवर्नमेंट सेटअप में कंपटीशन टफ हो गया है, नो डाउट। तो ऐसे में क्या होगा कि करीबन 80-90% फॉर दैट मैटर लगभग सारे ही, एक बार तो जो मेडिकल कॉलेज में जाएगा वो बच्चा पढ़ने वाला ही होगा। पर अगर उसमें से कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं मैंने, जो फिर एक बार कहते हैं ना कि हम तो जी आ गए अब मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टर बन गए, कैसे हो जाता है, 10-20% ऐसे बच्चे होते हैं, तो वो फिर वो नहीं आगे बढ़ पाते। ये भी बात है साथ में। जहाँ तक अपने मैनेजमेंट की बात करी है, इसमें देखो, इसमें भी है कि ऑब्वियसली थोड़े से कम नंबर वाले को मैनेजमेंट की सीट मिलेगी, ये बात तो सही है आपकी। पर कुछ सीटें ऐसी होती है, मेरा एक फ्रेंड है फार्मासिस्ट, उनको बड़ा था कि अपने बेटे को डॉक्टर बनाएं, पर जब उनको सीट मिली तो उनको सीट मिली आदेश मेडिकल कॉलेज में मिली, जो कि प्राइवेट कॉलेज है। तो ये माना गया कि बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं होगा, पर उस बच्चे ने MBBS के इमीडिएटली बाद MD करी जयपुर से, और अभी जो DM का एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट आया और उसको अभी DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मिली है DMC में। तो ये कहना ब्लैक एंड वाइट में कहना संभव नहीं होगा, क्योंकि ये उस कॉलेज की स्टडीज पे भी मैटर करता है, वो बंदा आगे जाके कैसे, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये एक दिन का पेपर है, उस दिन हो सकता है आप अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ। इंडिया ने सारे 10 मैच इकट्ठे बढ़िया खेले हैं जी, एक दिन नहीं परफॉर्म कर पाए, वर्ल्ड कप ही निकल गया जी हाथ से। सर जैसे हम अभी नीट की बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं 720 मार्क्स होते हैं, तो 720 में से जिसके मान लो 400-500 आए, उसका तो चलो आता है समझ के, क्योंकि कंपटीशन हाई है। अगर पेरेंट मैनेजमेंट की डोनेशन देके सीट अफोर्ड करता है तो वो फिर भी बच्चा लगन से कर लेगा। पर मैंने केस देखा है जहाँ पे 100 मार्क्स वाला भी, मतलब नालायक से नालायक भी डॉक्टर बन के निकल रहा है। उस बंदे से क्या उम्मीद रखेगा सोसाइटी उससे? वो कैसे, वो तो मार ही देगा बंदा फिर कोई। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, आजकल तो जैसे ये मैनेजमेंट सीट्स आ गई हैं, हमारे ज़माने में क्या होता था, अगर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिली आप रशिया चले जाते थे, रशिया से करके आते थे। चाइना भी जाते हैं, आजकल चाइना भी जाते हैं, यूक्रेन भी जाते हैं, देयर आर अदर मेनी कंट्रीज ऑल्सो, नेपाल भी जाते हैं। अब देखिए ऐसे है, जो बंदा ऐसे कई बार उसमें डाल दिया जाता है ना मेडिकल कॉलेज में, तो कई बार तो एक मेरा क्लासमेट ही था, ही वाज द सन ऑफ सम IAS, तो उसको ऐसे स्पोर्ट्स सीट या कैसे लेके उसने एडमिशन ले ली। अब आगे कॉलेज में क्या हुआ, टीचर स्ट्रिक्ट थे। हमारे जो फर्स्ट प्रो, सेकंड प्रो, थर्ड प्रो ऐसे होते थे हमारे ज़माने में। फर्स्ट प्रो में क्या होता है ना, अगर आप फर्स्ट प्रो पास नहीं करते ना तो आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। वो बंदा फर्स्ट प्रो भी पास नहीं कर पाया जी, ये टू गो बैक। तो ऐसे है, अगर हमने कोई लंगड़ा घोड़ा कहीं निकाल भी दिया, हम अपने कोई सपोज आपका लोकल लेवल का प्लेयर है, आप उसको नेशनल टीम में एक बार डाल भी दोगे तो वो तो फिर वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाएगा ना सर, जब वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। आज के ज़माने में खाली MBBS में एडमिशन लेने से कुछ नहीं होता है, आपको MBBS के बाद आपको MD भी चाहिए, और अगर आपने प्रैक्टिस करनी है आपको बड़ा सेटअप भी चाहिए, तो आपको इन्वेस्टमेंट हर लेवल पे करनी पड़ती है। तो अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को MBBS में कोई पैसे दे के डाल भी देते हैं तो उनको साथ में ये याद रखना पड़ेगा कि जो MD की सीट मिलनी है वो उससे कई गुना ज़्यादा महंगी मिलनी है। MBBS की सीट तो आपको लाखों में मिल जाएगी, MD कई करोड़ों में मिलेगी। तो मेरा ये मानना है, अगर कोई ऐसे आ भी जाता है तो मोस्ट ऑफ देम वोंट बी एबल टू मेक गुड डॉक्टर्स, और अगर वो डॉक्टरी कर भी पाते हैं तो वेल सम ऑफ देम आई फील शुड नॉट बी द डॉक्टर्स। सर मैं ना एक चाहता हूँ आप एडवाइस दीजिए जो यंगस्टर्स हैं, जो स्ट्रगलर्स हैं ना, जो 2 साल ड्रॉप करते हैं +2 के बाद और वो करते रहते हैं, उनके ना 3 साल भी करते हैं, मैंने देखे 4 साल भी कर रहे हैं लोग। तो उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? क्योंकि उनकी ना ये क्रूशियल ईयर्स होते हैं, वो यही वेस्ट कर देते हैं, जैसे UPSC में भी करते हैं लोग। आप इसमें बता दीजिए सर क्या है। हाँ देखिए ऐसे है, मैं फिर अपने पे आ जाता हूँ हमेशा। हमारे ज़माने में क्या होता था ना, हमारे ज़माने में रीटेक नहीं होती थी। आज का तो क्रिकेट का मैच भी करते हैं ना, साथ के साथ वीडियो रिव्यू करके देख लेते हैं। हमारे ज़माने में एक होता था जी, एक बार कर लिए तो ठीक है भैया, उसके बाद माँ बाप कहते थे जी हम आपको ज़्यादा नहीं करवा सकते, और आपको खुद ही फील होता था कि भैया आप इस फील्ड के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। आजकल के ज़माने में क्या हो गया ना सर, पेरेंट्स थोड़ा अफोर्डिंग हो गए हैं, और थोड़ा, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आप 10th तक आपका लेवल अलग होता है,
+1 में आप 10th तक आपके स्कूल के टॉपर भी रहते हो, जब आप +1 में आते हो ना तो वहाँ पे उस बैच में सारे टॉपर आते हैं, तो आप कहीं ना कहीं वो रेस नहीं पकड़ पाते, आप थोड़ा पीछे रह जाते हो। +2 तक जाते जाते आप उस पर्टिकुलर डे पे उतना नहीं कर पाते जितना बाकी लोग कर पाते हैं। इसमें देखिए ऐसे तो है नहीं है कि आपने 300 में से 300 नंबर ले लिए या इतने नंबर ले लिए, ये तो कंपटीशन है। जैसे वो कहते हैं ना कि 100 बंदे हैं, सीटें 50 हैं, तो जो पहले 50 आ गए वो है, 51st को तो नहीं मिलेगा ना। तो एक तो ऐसे है, मैं इस हक में रहूँगा कि अगर बंदे में लगन है, अगर बंदे में करने की इच्छा है, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, जल्दी कर लेते हैं, तो उसको सेकंड अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट जरूर देनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पीछे एक, जैसे आपने बात करी IAS की, मैंने एक सीरियल आया था एस्पिरेंट्स करके था, शायद अमेजन प्राइम पे था, तो वो देखा था। वो बंदे ने 5 अटैम्प्ट में भी वो बंदा कुछ नहीं कर पाया था। उसके बाद उसकी कुछ ऐसे था कि अटैम्प्ट पहले कम हो गई थी, तो ही वेंट बैक टू हिज जॉब। उसके बाद फिर 2013-14 में शायद कुछ दिखाया गया कि सरकार ने 2 चांसेस और दे दिए थे, फिर वो अपनी 6th या 7th अटैम्प्ट में करता है। तो अगर आप एक बार 2 बार नहीं भी कर पाते, फिर आप तीसरी बार में करते हो, प्रोवाइडेड यू आर डेडिकेटेड कि मैंने करना है, ठीक है, तो ओवर द ईयर्स आपको वो जो 2-3 साल है वो भूल जाते हैं। आप कोई बहुत सीनियर डॉक्टर की डिग्री देखना, उसमें कई बार लिखा होता है BSc MBBS, तो यानी कि वो BSc करने के बाद आते थे, तो पहली बार में नहीं सारे कर पाएंगे। मैं जरूर कहूँगा कि दूसरा तीसरा चांस अगर वो लेना चाहता है, प्रोवाइडेड वो सीरियस है उस स्टडीज के बारे में, तो जरूर लेना चाहिए। एक सर पेरेंट्स को भी मैसेज दे दीजिए जो प्रेशर डालते हैं, भाई अगला भी कर, ये भी कर, 1-2 अटेम्प्ट और देंगे आप, वो उनको सर, उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसे है, पेरेंट्स को ना अपने बच्चों का खुद थोड़ा सा तो पता होता है। मेरी अपनी 2 बेटियाँ हैं, बड़ी बेटी टॉपर थी 8-9 डिस्ट्रिक्ट्स की 10th में, नॉन मेडिकल लिया। एक बार मैंने ऐसे उसको मजाक में बोल दिया कि यार देख, तेरी मम्मा भी बिजी रहती है, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, वो गायनी करती थी, हम बहुत बिजी रहते हैं, बेटे तू डॉक्टर मत बनना। पता नहीं उसके दिमाग में क्या बात गई, उसने शी ऑप्टेड फॉर नॉन मेडिकल। वो बच्चा इंटेलिजेंट था, मुझे पता था, एंड उसने IIT क्रैक करी। राइट नाउ शी इज़ परस्यूइंग IIT एट मद्रास। दूसरा मेरा बच्चा है, शी इज़ हार्ड वर्किंग, दो नॉट इंटेलिजेंट एज द एल्डर वन। अब आपने कछुआ रैबिट वाली कहानी तो सुनी होगी। हमारे मेडिकल फील्ड में ना कछुआ ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, जो धीरे धीरे चलता जाता है, हार्ड वर्किंग जो है। हाँ, तो मेरे को अपने उस बच्चे में वो हार्ड वर्क दिखता है कि वो कर लेगा, और वो बच्चा भी करना चाहता है। तो अगर आपको अपने बच्चे का पता है, देखिए आपको कंसिस्टेंटली आपके बच्चे के 40% 50% मार्क्स आते हैं, 10वीं में बड़ी मुश्किल से पास हुआ है, तो फिर तक आपने उसको ज़बरदस्ती वो दिलवा दिया, मेडिकल दिलवा दिया, बच्चे का उधर इंटरेस्ट ही नहीं था, वो गलत है। बच्चा अगर खुद करना चाहता है, आपको पेरेंट्स को ना एज सच थोड़ा थोड़ा बच्चे का शुरू से पता होता है। देखिए इतने ना मिरेकल्स इतनी जल्दी होते नहीं हैं। जब बच्चा आपका पूरा 1 साल पढ़ रहा होता है ना, आपको पता लग जाता है बच्चा कितनी की सिंसेरिटी से तैयारी कर रहा था। तो अगर तो बच्चा नहीं करना चाहता तो लेट हिम गो। 3 Idiots मूवी शायद आपने देखी होगी, ये मेरी मोस्ट फेवरेट मूवी है, मोस्ट फेवरेट। मैं इसे जितनी मर्जी बार देख सकता हूँ। आपने देखा होगा कैसे वो बंदा एक जो वो करता है, बोर ही नहीं होते। हाँ, बोर ही नहीं होते। तो उसमें कैसे वो दिखाया गया है कि वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ के बाद में वो जो फोटोग्राफर बनता है। तो ऐसे अगर बच्चे का इंटरेस्ट, क्योंकि जो बच्चा पैशन से करेगा ना सर, वो बहुत आगे जाएगा। एक्टर है तापसी पन्नू, आई थिंक शी इज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। सर आपको नहीं लगता इंस्टीट्यूशंस बहुत वो करते हैं पेरेंट्स और बच्चों के माइंड में बार बार, आजकल का एजुकेशन सिस्टम मतलब है भी नहीं फिर भी नहीं, ड्रॉप करो हम करा देंगे। हाँ ये लगता है। उसमें क्या है ना, इंस्टीट्यूट्स अब देखिए ऐसी है जो सारा सर्वाइवल स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल है। तो इंस्टीट्यूट्स ने क्या करना है, उन्होंने रिजल्ट्स दिखाने हैं कि फ़ोटो लगानी है हमारे इतने, ये बच्चे। तो जब वो कोई 50 बच्चे जाएंगे ऑफिस, उसमें 10 बच्चे जो होंगे आगे भले होंगे, है ना, किसी का 1st रैंक आएगा, 10th रैंक आएगा, कुछ बच्चे बेचारे मीडियोकर भी होते हैं। वो फिर वहाँ पे जब इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है ना कि रेगुलरली टेस्ट होते रहते हैं, रेगुलरली, जैसे कोटा में रेगुलरली टेस्ट होते रहते हैं। अब बच्चा कोटा जाते हैं, आपने शायद सुना होगा न्यूज़ में, बच्चे कोटा जा रहे हैं। कोटा में क्या होता है, पेरेंट्स अपनी एक्सपेक्टेशन से भेजा होता है,
खर्चा करके भेजा होता है। बच्चों के टेस्टों में मार्क्स नहीं आ रहे तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव कमिटेड सुसाइड। प्रोबेबली पीछे भी शायद 2-4 महीने पहले 1 महीने में 13 सुसाइड्स हो गए थे। तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने उनके टेस्ट ही बंद करवा दिए। ये बात सही है सर कि इंस्टीट्यूट्स, ये सारे नहीं पर मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स ये प्रेस करते हैं कि उसको ड्रॉप करवाओ। ये स्ट्रेस करता है और बहुत स्ट्रेस करता है। पिछले ज़माने में आपने देखना होता था 15, 16, 17 साल के बच्चे थे, हंसते खेलते गाते जाते थे। आजकल भी अगर देखो ना हंसते खेलते होते हैं। पर आप ये जो खास करके मेडिकल फील्ड के बच्चे कभी आप देखना जो सिंसेरिटी से, ये बेचारे अभी से ही स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। इस टेस्ट में मेरे मार्क्स कम आ गए, इसमें ज़्यादा आ गए, इसमें 2 कम आ गए, इसमें 4 कम आ गए। ये उनकी मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। और आजकल तो जो सिलेबस है, आजकल MBBS का सिलेबस +2 में आ गया है, तो डेफिनेटली इट हैज बिकम टफर। तो ये स्ट्रेस बच्चों पे नहीं डालना चाहिए। सर आपको नहीं लगता कई बच्चे ऐसे होते हैं जो +2 के बाद MBBS नहीं मिली पर उनको जैसे ब्रांचेज होती हैं डेंटिस्ट्री का BDS कहते हैं, ऐसे लाइंस हो गए या फिजियोथेरेपिस्ट वाली लाइन होगी, स्पीच एंड हियरिंग वाली लाइन होगी, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ इतना हार्डवर्क करने से बेटर है कि आप यही अच्छा फील्ड में बनाओ? मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि कई फिजियोथेरेपिस्ट या डेंटिस्ट्री वाले हैं जो क्लिनिक्स खोल के दे आर मेकिंग अ सुपर्ब लिविंग। आप और वहाँ पे आई थिंक एजुकेशन कॉस्ट भी कम है MBBS और MD से ज़्यादा। तो आपको नहीं लगता बच्चों को अगर नहीं वो इतना ड्रॉप है, इतना कंपटीशन है, इंस्टीट्यूट्स का इतना हुआ है, तो उन लाइंस को परस्यू करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर देखिए ऐसे है, बच्चे होते हैं, उनको बोल तो देते हैं कि मैंने ये करना है। ये कहीं ना माँ बाप के दिमाग में होता है कि मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। तो अगर माँ बाप ये को छोड़ देना, +2 के बाद देख लें, तो ये बच्चे, आपने सही कहा, फिजियोथेरेपी है, आजकल तो बायोटेक्नोलॉजी है, आजकल BSc नर्सिंग है, BSc माइक्रोबायोलॉजी है, देयर आर सो मेनी अदर फील्ड्स जो +2 मेडिकल के बाद परस्यू करी जा सकती है। जैसे आपने BDS बोला, इनफैक्ट एज फार एज आई नो फॉरेन में एज ए डॉक्टर सेटल होना थोड़ा मुश्किल है। आपको इवन इफ यू आर अ सर्जन यू वोंट गेट अ सर्जिकल ब्रांच ओवर देयर, यू विल वर्क एज ए फिजिशियन ओनली देयर। जबकि फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड फॉरेन में काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप अपनी ईगो को एक तरफ छोड़ दें या अपने जिद छोड़ दें तो आपको ये फील्ड अपनाने चाहिए। और मैंने देखा है ऐसे लोग अपना भी रहे हैं। इट्स ए वेरी गुड ऑप्शन। हाँ, अगर आप डेडिकेटेड हैं, कर सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट देयर इज ए प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल डेफिनेटली। तो सर हम ना लास्ट है रैपिड फायर से स्टार्ट करते हैं भाई, थोड़े एक क्विकली देने होते हैं आंसर इसके। फाइन, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है सर, अगर आप सर्जन ना होते तो क्या प्रोफेशन चूज करते? डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IAS। हमारे समय में ये था कि तब IAS सिर्फ आर्ट्स करके कर सकते थे, मेडिसिन करके नहीं कर सकते थे। तब मेडिसिन बस नॉट एज ए सब्जेक्ट। CSR में तब भी पढ़ता, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू मैगजीन आती है, वो मैं तब भी पढ़ता था 1990 में। अभी मेरे घर में कहीं ना कहीं वैसी पड़ी होती है शौक से। तो आई वुड लव टू गो फॉर IAS। तो सर मोस्ट चैलेंजिंग सर्जरी अभी तक आपने जो फेस की है? चैलेंजिंग सर्जरी एज आई टोल्ड दैट इज 4 to 5 years old ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी वन, जिसमें पेशेंट के नॉन यूनियन थी और 5th सर्जरी थी और मेरी पहली सर्जरी थी उस तरह की। ठीक है सर, कोई वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप अपने आप को देते या आपको पहले पता लग जाती? हाँ डेफिनेटली, ये एडवाइस, नो योर लिमिट्स, कि मैं सब कुछ ठीक नहीं कर सकता। जब मैंने नया करके आया था तब मुझे लगता था मैं सारा कुछ ठीक कर दूंगा। आई शुड हैव डिफाइंड माई लिमिट्स विच नाउ आई हैव डिफाइंड। आई टेक सेकेंड ओपिनियंस, आई रेफर द पेशेंट्स टू अदर डॉक्टर्स। एंड सेकेंडली ऑन ए फनियर साइड, इफ आई एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, जब मैंने PG करके आया था तो मैं बहुत पतला सा था। अब मैंने थोड़ा बॉडी बना के मुझे रख ली है ताकि थोड़ा पेशेंट भी हमारे पास यूज आते हैं। तो आई शुड हैव ग्रोन अप माई सेल्फ लाइक दैट। दिस इज जस्ट ऑन द फनियर साइड आई मस्ट से। जैसे अब अभी 3 Idiots की बात कर रहे थे, उसके अलावा कोई मूवी या परहैप्स कोई बुक जिस पे आपने जिसकी वजह से आप पे लास्टिंग इम्प्रेशन आया हो कोई? हाँ, करीबन 2015 की बात है। आई वेंट टू ए कॉन्फ्रेंस इन बॉम्बे। एज आई टोल्ड यू, बॉम्बे में ना ऑर्थोपेडिक्स काफ़ी अच्छी है। इवन आई एम ए मेंबर ऑफ बॉम्बे ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन।
तो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस के बाद हमें एक महात्रे करके एक हैं सज्जन, उनकी बुक दी गई थी द अनपोस्टेड लेटर, वो भी मेरे पास है। आई लव टू रीड दैट अगेन एंड अनपोस्टेड लेटर इट इज। एंड मेरी बेटी, मेरे को ना बुक्स पढ़नी बड़ी अच्छी लगती हैं। अगर मेरे को नींद ना आए तो मैं बुक पढ़ लेता हूँ, अगर मैं फ्री हो तभी बुक पढ़ लेता हूँ। मेरी बेटी ने भी मेरे बर्थडे पे बुक्स करी है, जेम्स एलन्स की है, वो 4 बुक्स का एक सेट है जिसमें ट्रायम्फ्ड शेप, वो जेम्स एलन की बुक्स है। सर, द मोस्ट रिवॉर्डिंग एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ सर्जन? यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट, यू बिकम मोर डायनामिक, और थोड़ा सा आपकी वाइफ भी आपकी ज़्यादा इज्जत करती है। ये फैक्ट है, माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो रिस्पेक्ट सोशली सर कितनी, कुछ वैसा बताना चाहते हो? कोई सोशली इतनी ज़्यादा रिस्पेक्टेड होते हैं वैसे ही डॉक्टर्स, और ऊपर से सर्जन? नहीं सर, ऐसे है लाइक मैं स्पेशलिटी तो नेम नहीं करना चाहूँगा, एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी है, मान लो नॉन सर्जिकल ब्रांच है, तो उसमें थोड़ा सा हमें स्लो रहना पड़ता है। मेरी ऑर्थोपेडिक्स है, आप हमारे कभी ऑर्थोपेडिक सर्जरी में हो, खींचो जी, टांग खींच रहा है कोई जोर से, कोई ड्रिलिंग कर रहा है। हमारे ड्रिल देर लाइक द जो इलेक्ट्रिक पेंट ड्रिल्स होती है ना, वैसी ड्रिल्स होती है बैटरी ऑपरेटेड, बड़ी बड़ी ड्रिल्स, कोई जोर लगा रहा है, तो यू बिकम मोर डायनामिक एंड कॉन्फिडेंट, यू नो, तो आपकी उस पर्सनैलिटी में वो अग्रेशन थोड़ा सा आ जाता है। लास्टली सर, हमारी ऑडियंस जो है उनको ये जानने का, उनको ना मॉनेटरी एस्पेक्ट का बहुत इंटरेस्ट रहता है। मान लो कोई 8, 9, 10th का व्यक्ति सुन रहा है, ऐसे वो डॉक्टर बनना चाहता है, परस्यू करना चाहता है मेडिकल लाइन, इतना सारा कंपटीशन फेस करेगा वो 11th में, 12th में नीट, फिर पोस्ट, फिर या तो जॉब करेगा किसी हॉस्पिटल में या अपना खोलेगा। मान लो कोई जॉब करता है गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, तो वो कितनी मंथली पे एक्सपेक्ट करे इतना सब कर जाने के बाद? देखिए, अगर तो वो MBBS करने के बाद लगता है तो आई मस्ट से द सैलरी इज़ वेरी मीगर, द सैलरी इज़ वेरी लेस। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जाते हो और आप अच्छी क्लिनिकल ब्रांच में जाते हो, तो यू कैन वेल एक्सपेक्ट ऑन सम 1.5 से 2 लाख तक पर मंथ। गवर्नमेंट जॉब में? गवर्नमेंट जॉब में नो, नॉट एग्जैक्टली। गवर्नमेंट जॉब में योर इनिशियल पे इवन इफ यू ज्वाइन एज ए स्पेशलिस्ट इज लेस देन 1 लाख। ओके। तो पुराने ज़माने में होता था ना, जब हम बहुत छोटे होते थे, आप तो शायद आई थिंक ऑल ऑफ यू मोस्टली बॉर्न इन 2000 ओनली या बियॉन्ड दैट। हमारे ज़माने में 1990 के अराउंड जहाँ बोल मानता है डॉक्टर साहब मीन्स पैसे वाले डॉक्टर साहब। अब ऐसा नहीं है, अब बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं। मेरा खुद का ब्रदर इन लॉ है, व्हेन आई वाज ऑलरेडी अर्निंग अराउंड 50,000 पर मंथ, तो उसने 5,000 पे शुरू किया था। आज 15 सालों बाद ही इज अर्निंग 5 लाख पर मंथ, और वो ये लॉयड कंपनी है, उसका वो 2nd या 3rd पोजीशन पे है। तो देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो। इसमें डॉक्टरी में थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, खाली एक मनी के हिसाब से आप नहीं इसको कोट कर सकते। देयर माइट बी अदर डॉक्टर्स विच माइट बी मिंटिंग मनी दैट इन सर्टन प्राइवेट सेटअप्स, पर उसमें बहुत समय लगता है। तो इनिशियली MBBS के बाद आपको लेस देन 1 लाख ही एक्सपेक्ट करना चाहिए, प्राइवेट या गवर्नमेंट कहीं भी चले जाओ सर। MBBS में देखिए, MBBS आपको प्राइवेट सेटअप में क्या करेंगे, आपको वो क्या लेंगे आपसे, क्या डिग्री ले, इवनिंग ले लेंगे, नाइट ले लेंगे, और क्या कर पाओगे। प्राइवेट सेटअप्स में नाउ दे नीड सुपर स्पेशलिस्ट्स, इवन योर स्पेशलिटी डजंट वो उससे भी फुलफिल नहीं होता। आपको कहीं ना कहीं सुपर स्पेशलिटी, कि मैं ये एंडोस्कोपिक सर्जरी करता हूँ जी, मैं जी जॉइंट्स को रिप्लेस करता हूँ, इवन जॉइंट्स भी सारे करते हैं आजकल, मैं स्पाइन सर्जरी करता हूँ जी, तब जाके MD के बाद आपको है। नहीं तो जस्ट खाली MD से भी आपको कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट 1.5 से 2 लाख से ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत ज़्यादा लाइक नॉलेजफुल ये पॉडकास्ट रहा, वेरी थैंकफुल। आई होप हमारी ऑडियंस को काफ़ी इंसाइट्स मिली डॉक्टर की स्टोरी से, डॉक्टर की इनसाइट से। Anyway, thanks for calling me here also. You are also quite a good host and I am very happy to see your setup. See, अब देखिए, you are quite young people and doing all such things which I never expected at my age. So I, congratulate you also for these things. We all are just trying to make world a better place. Yeah, definitely. आजकल के young जो है, they are quite dynamic, as I said. They are more active. Wish good luck to you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.